मानना है कि पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशन, इकोनॉमिक सिचुएशन से अगर कोई हमें बाहर निकाल सकती हैं तो वो ये फील्ड्स और ये सर्विसेज हैं। कि यूएस और लीबिया की वॉर हुई तो उसके बाद सिचुएशन थोड़ी ख़राब हो गई और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने सारे एग्ज़ाम्स फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किए। हार्ड वर्क तो है ही है, लेकिन प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मुझे लगा कि नहीं यार, आवर्स तो मैंने 40% लगा दिए, लेकिन कोर्स से 30% ही कवर हुआ है। तो आप ऑपरेशनल इश्यूज, फाइनेंशियल इश्यूज, स्ट्रेटेजिक इश्यूज, इन सब पर काम करते हैं। सो आई सॉ डैट के ESC एंड नाउ द के इलेक्ट्रिक इज बड़ा वायलेंस हुआ था इनके हेड ऑफिस पे और गाड़ियाँ वगैरह जलाएंगी। बहुत ज़्यादा। आई वाज इनसाइड 100%. City of Kabul was lighted through our project. Great honor for us, and I went onto the stage and gave a presentation in the world. यार वो बड़ा अच्छा कर रहा है, उस तरफ चल पड़े, ये नहीं। आप खुद सोचें, आप अपने ऊपर टाइम स्पेंड करें, आप उस फील्ड में जाएं तो फिर आप पूरी ऑनेस्टी के साथ, डेडिकेशन के साथ, कमिटमेंट के साथ, प्लानिंग के साथ। प्लानिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिसको देखो बिजनेस करना है, चाइना से कंटेनर मंगाओ या बेचो, बड़ा अच्छा बिजनेस है। पढ़ाई से लेके, जॉब से लेके, बिजनेस में आ रहे हैं, एवरीथिंग रिक्वायर्स प्लानिंग। टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सर्विसेज, इस तरीके के वर्ड्स हैं जो हम आए दिन सुनते हैं और बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशन, इकोनॉमिक सिचुएशन से अगर कोई हमें बाहर निकाल सकती हैं तो वो ये फील्ड्स और ये सर्विसेज हैं। बट क्या फाइनेंस प्रोफेशनल्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट, सर्टिफाइड अकाउंटेंट्स इस तरह की फील्ड्स में अपनी जगह बना सकते हैं? एक जनरल परसेप्शन हमारे लोगों का ये होता है कि वी आर पीपल ऑफ रिपोर्टिंग, अकाउंटिंग, कंप्लायंस, टैक्सेशन, और शायद इस फील्ड में हम इतनी अच्छी नीश नहीं क्रिएट कर सकते, इतनी स्पेसिफिक मार्केट नहीं क्रिएट कर सकते, और शायद हमारा इसके अंदर डोमेन नहीं आता। हालांकि बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऐसे हैं जो अपने आप को टेक्नोलॉजी से एफिलिएटेड रखना चाहते हैं या वहाँ पर कुछ ना कुछ करना चाहते हैं। आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं, उन्होंने न सिर्फ टेक्नोलॉजी के सेक्टर के अंदर एक कामयाब बिजनेस सेटअप किया है, बल्कि उसको एक्सपोर्ट्स के साथ इस तरह से लिंक किया है कि पाकिस्तान में उनकी टीम होते हुए बहुत सारे इंटरनेशनल क्लाइंट्स को सर्व कर रही है। Being a chartered accountant, being an active member, fraternity member in ICAP, in SRC, ICAP की different committees, PIB committees से इनका ताल्लुक है, और साथ साथ एक सक्सेसफुल टेक्नोलॉजी बिजनेस को सर्व करना, टेक्नोलॉजी के थ्रू इंटरनेशनल क्लाइंट्स को सर्व करना, ये इनके साथ जो है वो मौजूद है। आज हमारे साथ मौजूद हैं उसामा रशीद। ही इज़ द CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ V2F सॉल्यूशंस, और उसके साथ साथ वो SRC मेंबर हैं, ICAP की CPD कन्वीनर हैं, और उसके साथ साथ PIB में काफ़ी सालों से एक बहुत एक्टिव रोल अदा कर रहे हैं। आज आए हम इनसे सुनते हैं, समझते हैं टेक्नोलॉजी बिजनेसेस के बारे में, एक्सपोर्ट्स के बारे में, और कैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इस फील्ड में अपनी जगह बना सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम उसामा, कैसे हैं? मुजम्मिल, बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। आप बताएं, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाला, आज आप इस कॉन्वर्सेशन के लिए हमारे साथ आए। बहुत सारे स्टूडेंट्स को इस कॉन्वर्सेशन से, इस बात से, आपके एक्सपीरियंसेस से बहुत सारा इंशाल्लाह ताला जो है वो फ़ायदा होगा। आपका शुक्रिया, आपने इनवाइट किया मुझे, इस काबिल समझा कि मैं आपके पॉडकास्ट में। मोस्ट डिजर्विंग, बहुत हमारे लिए वेलकमिंग सिचुएशन है कि आप आए। कॉन्वर्सेशन पे जाने से पहले और टेक्नोलॉजी और जैसे मैंने डिफ़ाइन किया उन चीज़ों को एक्सप्लोर करने से पहले, सबसे पहले मैं आपका बैकग्राउंड, आपकी जर्नी जो है वो जानना चाहूँगा। ICAP की कम्युनिकेशंस में, नेटवर्किंग इवेंट्स में, बहुत सारी सी जगहों पे बारहा मेरी आपसे मुलाकात रही है। मैंने आपको एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हुए वहाँ पर देखा है। बड़ी एक्टिव कंट्रीब्यूशन आपकी PIB में रहती है, SRC में रहती है। तो अपने आप में वो एक सवाल है कि आप बाकी सारी चीज़ों के साथ वक्त कैसे निकालते हैं? क्योंकि बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स या हमारे सर्टिफाइड अकाउंटेंट्स ये कहते हैं कि यार वक्त नहीं है, हम वक्त नहीं निकाल पाते हैं, रिपोर्टिंग डेडलाइंस हैं, बजट्स हैं, फलाना ये वो 10,000 चीज़ें। तो आप वक्त किस तरह निकालते हैं? आपका बैकग्राउंड, एक्सपीरियंस, चीज़ें क्या रही, किस तरह जर्नी रही, पहले थोड़ा सा हमें वो बताएं। ठीक है जी, वंस अगेन थैंक यू वेरी मच मुजम्मिल। मैं थोड़ा सा स्टार्ट करूँगा अपने यानी कि स्कूलिंग के ज़माने से। कि स्टार्ट में स्कूलिंग में आई वाज अ वेरी गुड स्टूडेंट फ्रॉम द बिगिनिंग until I would say class 7, and in those days we were living in लीबिया। मेरी पैदाइश लीबिया की है। अच्छा। तो मेरे फादर वहाँ काम करते थे। 86 में वी केम बैक टू पाकिस्तान, जब वहाँ पे US और लीबिया की वॉर हुई तो उसके बाद सिचुएशन थोड़ी ख़राब हो गई। अदरवाइज़ लीबिया वॉज अ वंडरफुल कंट्री। मैंने तो अपनी आंखों से खुद देखा है वहाँ पे क्या ज़बरदस्त सोशल सिस्टम और लोगों का मिलना जुलना सब कुछ था। तो वो उसने भी बड़ी अच्छी एक फाउंडेशन मैं कहूँगा कि रखी, जिस तरह से मैंने लोगों को देखा वहाँ पे। उसके बाद जब पाकिस्तान में आया तो आई वुड से कि वो थोड़ा सा मेरे लिए स्टार्ट में एडजस्ट करना मुश्किल हुआ, और मेरी थोड़ी सी एजुकेशन परफॉर्मेंस भी उस तरह से नहीं रही। बट ये था कि आई स्टार्टेड विद साइंस। मैंने प्री इंजीनियरिंग पे लिया, लेकिन मुझे उतना इंटरेस्ट नहीं लग रहा था।
सो आई हैड इन माई माइंड कि मुझे बिज़नेस साइड पे कुछ करना है, और MBA का मेरे जहन में था कि MBA करूँगा। मेरी फैमिली में एक है, आई थिंक ही इज़ द फर्स्ट PhD इन आवर फैमिली, डॉक्टर ताहिर। वो डीन भी रहे हैं कराची यूनिवर्सिटी के, और मैं वो मेरे एक तरह से मेंटर थे और हैं भी। उनसे मैं मशवरा करता था, तो उन्होंने कहा कि मेरी मैथ्स अलबत्ता बड़ी अच्छी थी, तो उन्होंने मुझे कहा कि यार तुम अकाउंटिंग जो है ना अच्छी कर सकते हो, आई थिंक यू शुड गो फॉर CA। तो उनकी बात को मुझे थोड़ी सी मेरे दिल को लगी। हालांकि फैमिली में ये था कि यार ये तो पता नहीं लोग कर पाते हैं नहीं कर पाते हैं, इतना टाइम लगता है, तो ये कहाँ जा रहे हो। तो लेकिन वो ये लेकिन हमारी फैमिली में एक ये पेरेंट्स की तरफ से ये ज़रूर था कि किसी को रिस्ट्रिक्शन नहीं थी कि क्या पढ़ना है, जिसको जो पढ़ना है। मेरे सबसे बड़े भाई को MBBS करना था, ही डिड हिज MBBS, दूसरे ने इंजीनियरिंग की, फिर थर्ड नंबर पे मैं हूँ, मैंने CA किया। फिर मुझसे छोटे उन्होंने भी IT पढ़ा, और सबसे छोटी मेरी बहन है वो भी CA की तरफ आई। तो हर किसी ने अपनी मर्ज़ी की पढ़ाई की। तो बहरहाल मुझे उन्होंने ये गाइड किया डॉक्टर ताहिर ने, मैंने उसको लिया, अडॉप्ट किया और इस तरफ आ गया। और मुझे फिर ये अंदाज़ा हुआ कि यस यही मेरा इंटरेस्ट था, और उधर मैं क्लिक कर गया। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने सारे एग्ज़ाम्स फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर किए। और ये मुझे अपने, हालांकि भाई बहनों में मैं आई वुड बी वेरी ऑनेस्ट, में इतना सबसे आई वुड से कि थोड़ा सा कम था पढ़ाई में। शायद वजह ये थी कि मैं शुरू में साइंस में था, जो मेरा इंटरेस्ट नहीं था, तो यही घर में लगा रहता था कि पता नहीं इस दफ़ा पास होगा नहीं होगा। लेकिन हर दफ़ा पास होते होते जो है ना, वो चारों जो हमारे उस ज़माने, वो आई केम थ्रू BCom की स्कीम से आया था, दिस वाज 95। तो 95 में मैंने फर्गसन ज्वाइन की थी, और वहाँ से फिर वो सिलसिला शुरू हुआ। और फर्स्ट अटैम्प्ट में मैंने नवंबर 98 के अटैम्प्ट में पास किया। 1 जनवरी 99 मेरा रिज़ल्ट आया, मुझे आज भी याद है। और उसके बाद जैसे ही मेरा रिज़ल्ट आया, तो ऑडिट मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था, तो मुझे जो है वो ऑडिट से निकलना था। तो फर्गसन के अंदर कंसल्टिंग का एक विंग था, फर्गसन एसोसिएट्स, तो आई इमीडिएटली स्विच्ड ओवर देयर, वहाँ चला गया फर्गसन एसोसिएट्स में, एंड आई रियली एंजॉयड माय टाइम ओवर देयर। वहाँ पे हमारे डायरेक्टर थे फ़र्रुख नसीम साहब। उन्होंने, मैं कहूँगा कि मेरी पर्सनालिटी के अंदर एक जो है ना वो एक स्ट्रेंथ डाली इन टर्म्स ऑफ ओपननेस, कि बड़ी एक शाई सी पर्सनालिटी थी और बहुत ही लिमिटेड थिंकिंग। उन्होंने थोड़ा सा खोला, वो ख़ुद IBA के ग्रेजुएट हैं, तो ज़ाहिर है तो उन लोगों की तो ग्रूमिंग और उस तरह की ट्रेनिंग होती है, तो उन्होंने मुझे इस चीज़ में हेल्प किया। और वहाँ से थोड़ी सी मैं कहूँगा कि कम्युनिकेशन, ओपन कम्युनिकेशन, फेसिंग पब्लिक, दैट थिंग हेल्प मी फ्रॉम दैट साइड। थोड़ा सा मैं वापस आता हूँ CA की एजुकेशन की तरफ, कि यहाँ पे मैं एक चीज़ और भी, क्योंकि आपने स्टूडेंट्स के हवाले से बात की, आपका ये बेसिकली ज़्यादातर आपके व्यूअर्स स्टूडेंट्स भी हैं, तो वो भी मैं अपना जो CA के ज़माने की पढ़ाई की चीज़ें वो भी थोड़ी सी शेयर करना चाहूँगा, और ख़ास करके एक्नॉलेज करना चाहूँगा कि उस ज़माने में जो मेरे साथ जो पढ़ाई के जो मेरे साथी थे, शब्बीर यूनुस, अगर आप जानते हो, वो EY के पहले पार्टनर थे, अब मज़ार्स में पार्टनर हैं। तो हम दोनों साथ पढ़ते थे, हम दोनों साथ करीब भी रहते थे और साथ पढ़ते थे। और शब्बीर की जो है ना वो स्टैंडर्ड्स पे और रिपोर्टिंग पे बड़ी ज़बरदस्त ग्रिप थी, कंपनी लॉ ये वो। तो हम दोनों जो है ना वो छुट्टियों में तो ये होता था कि सुबह 6 बजे फजर की नमाज़ पढ़ी, 5 बजे 6 बजे जो भी टाइम है, एक दिन मैं उसके घर, एक दिन वो मेरे घर, और रात 10 बजे तक इशा की नमाज़ के बाद फिर हम जाते थे वापस। तो दैट यूज़ टू बी द रूटीन। मेजॉरिटी जो हमारी छुट्टियाँ ये वीकेंड्स पे, अगर वीकेंड मिल जाए तो, वरना तो ज़्यादातर वो ऑफिस की नज़र होता था वीकेंड, मतलब 2-2 महीने अब घर ही नहीं आते थे, ऐसा भी होता था। सही बात है। तो सो दिस इज़ उस ज़माने में जो चीज़ मेरे लिए वर्क की, व्हाट आई वुड बेसिकली एडवाइस टू स्टूडेंट्स एज वेल, कि हार्ड वर्क तो है ही है, लेकिन प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। कि आपको ये अपना अंदाज़ा लगाना है कि ये मुझे जो मुझे अपना कोर्स कंप्लीट करना है, कितनी दफ़ा करना है, कितनी एफ़र्ट लगेगी मुझे उस कोर्स कंप्लीट करने में, अकॉर्डिंगली आज से मुझे कितना टाइम देना शुरू करना है इसके ऊपर। ठीक है ना। तो और ये फिर देन यू ट्रैक योर सेल्फ एज वेल, कि मुझे अगर हफ्ते में 30 घंटे या 40 घंटे पढ़ने हैं, तो मैं क्या इतना टाइम लगा भी रहा हूँ या नहीं लगा रहा हूँ। सो आई यूज़ टू मेंटेन माय डायरी, और मेरे पास जैसे अगर 6 महीने अटैम्प्ट के हैं, तो मैंने उसमें प्लान किया होता था कि 300 घंटे अकाउंटिंग, तो 250 घंटे कंपनी लॉ, ये टोटल मुझे 3 दफ़ा ख़त्म करने के लिए इतना टाइम चाहिए। एंड एवरी डे एट द एंड ऑफ द डे आई यूज़ टू पुट इन माय डायरी कि आज मैंने कितने घंटे किस सब्जेक्ट में पढ़े।
तो ये होता बड़ा ट्रेडिशनल तरीका, वो आज कोई और अच्छे तरीके आ चुके हैं, लेकिन आई एम जस्ट शेयरिंग माय वे। वो लॉग आपने मेंटेन किया हाँ, था आपके ऊपर एक हाँ बिल्कुल कांस्टेंट होता। एग्जैक्टली। तो अगर वो 250 घंटे में से मैंने 100 घंटे पूरे कर लिए हैं तो मैंने कहा अच्छा 40% कोर्स आई हैव डन। लेकिन अगर मुझे लगा कि नहीं यार आवर्स तो मैंने 40% लगा दिए लेकिन कोर्स सिर्फ 30% ही कवर हुआ है, तो फिर मैं उस प्लान को रिवाइज करता था और फिर मुझे देन आई यूज्ड टू सी कि अच्छा जी अब मुझे कितनी एक्स्ट्रा एफर्ट डालनी है। सो आई वाज गेजिंग माई सेल्फ कि तुम मकसद बताने का ये है कि इट्स नॉट जस्ट योर हार्ड वर्क, इट्स प्लानिंग एज वेल। एंड देन अकॉर्डिंगली जब एग्ज़ाम्स को भी आप अटैम्प्ट कर रहे हो, जब पेपर आप अटैम्प्ट कर रहे हो, तो उसका भी आपके पास पूरा एक प्लान होना चाहिए। अब तो मेरे ख्याल बहुत सारी ये इस पर कंसल्टेशन और एडवाइजरी आ गई है। हमारे ज़माने में बशीर जुमा साहब आए थे, उन्होंने जो है ना वो इस पर बड़ी बेहतरीन हमें टिप्स दी थी कि आपने कैसे पेपर को सॉल्व करना है, अपना टाइम कैसे एलोकेट करना है। फॉर एग्जांपल 180 मिनट्स हैं और 100 नंबर्स हैं, तो नंबर्स के हिसाब से आप एलोकेट करें। उसमें से आप स्टार्ट के 10 मिनट निकाल दें पेपर पढ़ने के, 5 मिनट और निकाल दें, और उसके बाद यू एलोकेट नंबर्स विद टाइम, इस तरह से करके आप लेके चलें। सो दैट रियली वर्कड फॉर मी। और इसी तरह से जैसे हमारे जो एग्ज़ाम्स में आपको ये अंदाज़ा है कि प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी आती हैं, थ्योरेटिकल भी आते हैं, लेकिन थ्योरी में ये नहीं है कि आप गालिब की शायरी की तरह लिखे चले जाएं। सही बात है, आपको टू द पॉइंट बात बतानी है, स्कोप में रह के बतानी है। एग्जैक्टली। सो आई यूज्ड टू यूज़ माय जो थ्योरी के आंसर्स थे उनको मैं टाइम एडजस्टमेंट के लिए यूज़ करता था कि मिसाल के तौर पे प्रैक्टिकल सवाल करते करते मेरे 40 मिनट मैंने एलोकेट किए, लेकिन 50 मिनट लग गए। तो वो 10 मिनट मैंने जाके थ्योरी के सवाल पिक किया, उसको मैंने बहुत बुलेट में समराइज़ किया, वहाँ से 10 मिनट रिकवर किए, देन केम बैक टू द प्रैक्टिकल क्वेश्चन। तो मकसद, और ये खुद मेरी सोच नहीं थी, बशीर जुमा साहब ने हम ये सिखाया, बताया और हम इसको किया, इम्प्लीमेंट किया। इसी तरह से उन्होंने बड़ी अच्छी एक हमें टिप दी थी लॉ के पेपर को, लॉ या टैक्स के पेपर को सॉल्व करने के लिए, कि उन्होंने कहा फॉर एग्जांपल लॉ का, कंपनी के लॉ का पेपर सॉल्व कर रहे हैं, 8 सवाल हैं। तो अब तो खैर डिजिटल हो गया है, मैं अपने ज़माने की बात करूँ, फिजिकल पेपर होते, तो उन्होंने कहा यू टर्न अराउंड द क्वेश्चन पेपर, 8 डब्बे बना दें उस पर, ठीक है ना। सही है। अब क्वेश्चन पेपर पढ़ना शुरू करें और जो पहला सवाल पढ़ें, जो बुलेट पॉइंट्स आपके जहन में है ना वो उस डब्बे में जाके लिख दें, क्वेश्चन नंबर 1 के डब्बे में। फिर दूसरा सवाल, इस तरह से 8 सवाल पढ़ें और 8 डब्बों में जो जो आपके पास बुलेट्स आते जा रहे हैं वो डालते चले जाएं। वंस यू आर डन विद ऑल द 8 क्वेश्चंस, रीडिंग ऑल ऑफ देम, देन टर्न अराउंड एंड सी के सबसे ज़्यादा डब्बा कौन सा भरा हुआ है उसको उठाएं और वो वाला सवाल सॉल्व करना शुरू कर दें। जब आपने सॉल्व करना शुरू किया तो आपको बीच में याद आएगा यार चौथे सवाल में ये वाले पॉइंट भी तो हैं, वहीं पीछे जाकर डब्बे में ऐड कर दें। तो अब आपने जो पहला सवाल जो सबसे अच्छा था वो सॉल्व कर लिया, अब देखें दूसरा सबसे ज़्यादा डब्बा कौन सा भरा हुआ है, उसको उठाएं, उसको सॉल्व करना शुरू कर दें। कॉन्फिडेंस भी बढ़ता जा रहा है ना, एग्जैक्टली, कॉन्फिडेंस बूस्ट हो रहा है कि मैं कर पा रहा हूँ, जी बिल्कुल। ये बहुत आपने सही बात की, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि आप अपना कॉन्फिडेंस रखें। वही जैसे मैच के अंदर अगर बैट्समैन का अगर कॉन्फिडेंस शेक हो जाए तो वो कैसे वो शॉट खेलेगा, तो सेम आप उधर पिच पे आपने परफॉर्म करना है। बिल्कुल ऐसे ही। तो ये कुछ यानी कि मैं कहूँगा कि इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन, एक और मैं साहब का ज़रूर नाम लेना चाहूँगा, नजम चौधरी साहब, उन्होंने हमें ज़बरदस्ती जो है ना वो हमसे क्लासेस करवाई। मतलब उस ज़माने में ऐसी कोई क्लासेस नहीं होती थी। 95-96 की अगर मैं बात करूँ, पीपल यूज्ड टू स्टडी ऑन देयर ओन, ठीक है ना, रीड्स वगैरह का तो कोई सिलसिला ही नहीं था, ट्यूशन्स पढ़ते थे लोग। तो उन्होंने प्रॉपर हमारी क्लासेस ऑर्गेनाइज कराई और ज़बरदस्ती सबको कहा कि सब क्लासेस लेंगे। तो उस ज़बरदस्ती ने जो है ना वो यूँ ये कहें आपके बड़ा हेल्प किया उसने पढ़ने में, वहाँ बॉन्डिंग क्रिएट करने में लोगों के साथ। सो दैट हेल्प्ड अ लॉट। मुझे एक उसी ज़माने का एक जो है ना वो वाक़या भी याद आ रहा है। हमारे मैथ्स के एक टीचर थे जो वहाँ पे पढ़ाते थे, चौधरी साहब ने भिजवाया था। मेरी मैथ्स अच्छी थी बहुत, अब तो खैर वो है होते होते इरोड हो गई है। और मैं चूँकि प्री इंजीनियरिंग के बैकग्राउंड का भी आया हुआ था तो इसलिए मैं आई वाज स्लाइटली अहेड ऑफ अदर्स। अब वो स्टैट्स और मैथ्स के टीचर थे, वो सवाल लिखना बोर्ड पे शुरू करें और मैं सॉल्व करना शुरू कर दूँ। और अभी उन्होंने सवाल सॉल्व करके ख़त्म, मतलब लिख के ख़त्म किया, मैंने सॉल्व कर लिया, मैंने जवाब दे दिए। 2-3 दफ़ा तो उन्होंने बर्दाश्त कर लिया, उसके बाद वो ही गॉट आउट ऑफ कंट्रोल, उन्होंने मुझे क्लास से निकाल दिया उन्होंने कहा भाई तुम निकल जाओ क्लास से बाहर तो ये कुछ हैं चीज़ें। बाकी ये कि यस बड़ी सपोर्टिव जर्नी रही आपकी एकेडमिक जी, जर्नी। एब्सोल्युटली आई वुड डेफिनेटली से दैट। और बहुत सारे लोगों का कंट्रीब्यूशन था।
इससे एक और चीज़ भी मैं कहानी कहना चाहूँगा कि फर्म के जो इन्वायरमेंट होता है वो भी बहुत कंट्रीब्यूट करता है कि हमें तो हमारे पार्टनर्स नसीम साहब, चौधरी साहब, इन लोगों की तरफ से बड़ी ख़ास इंस्ट्रक्शन थी कि फ़ारिग नहीं बैठना है, अगर कोई काम नहीं है तो यू हैव टू स्टडी, लाइब्रेरी में बैठें या कहीं बैठें। अब फिर हमारे ऊपर है ना कि हम वो कितना टाइम यूज़ कर रहे हैं, हम गप्पे मारने में उस टाइम को निकाल दें या इधर उधर घूमने फिरने में, लेकिन उन्होंने तो आपको पूरा एक सपोर्टिव इन्वायरमेंट दिया हुआ था। हमारे मैनेजर्स, सीनियर्स सब जो है ना, अगर आप किसी के साथ कोई स्टैंडर्ड लेके बैठ जाएँ कि ये मुझे समझ नहीं आ रहा तो वो समझा रहे हैं, तो इट वाज अ वेरी सपोर्टिव इन्वायरमेंट ओवरऑल। ऐसे अच्छा अकेले मेरे ख्याल से हो भी नहीं सकता, किसी से हो सकता है किसी एक आध ने कर लिया हो, लेकिन मेरे ख्याल से आपको जो है ना ये एक सपोर्ट नेटवर्क चाहिए होता है, और फिर ये इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी एज वेल देन यू सपोर्ट एज वेल अदर पीपल। तो ये इसी तरह से चलता है, वो एक साइकिल चलती रहती है। तो आपकी आर्टिकल्स फर्गुसन से थी जी, आर्टिकल आपने फर्गुसन एसोसिएट्स की तरफ शिफ्ट किया था फॉर योर कंसल्टिंग, वो जर्नी कैसी रही फिर आपकी? बहुत अच्छी, बड़ी इंटरेस्टिंग रही, क्योंकि मुझे जो वजह क्या थी ऑडिट से निकल के जाने की कि आई वांटेड टू बी इन द उस वक्त ये सोच आती थी कि मुझे ऐसे कामों में जाना है जो कि डायरेक्टली रेवेन्यू कंट्रीब्यूटिंग एक्टिविटीज़ हों, इंस्टेड ऑफ कि मैं कॉस्ट बर्डन बनूं किसी का। मुझे ऐसा लगता था, वो उस ज़माने की सोच बता रहा हूँ मैं, अब थोड़ी सी में डिफरेंट हुई है सोच। अब मैं समझता हूँ कि ऑडिट का एक बहुत एश्योरेंस का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, बट बहरहाल मुझे उस वक्त वो बड़ा स्टीरियोटाइप सा काम लगता था, और कंसल्टिंग वाज अ क्रिएटिव थिंग। और मेरे जो डायरेक्टर जिनका मैंने नाम लिया फ़ारूक नसीम साहब, वो उनकी उस वक्त 20 साल के मेरे ख्याल से एक्सपीरियंस हो चुका था, और वो कहते थे मैंने कोई एक प्रोजेक्ट रिपीट नहीं किया, इतना डिफरेंट नेचर का काम आता था। एंड आई विटनेस दैट एज वेल कि हमने बड़े मुख्तलिफ काम किए, और मल्टी नेशनल से लेके गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से लेके यूनिवर्सिटीज़ और तरह तरह के हमने जो है ना वो प्रोजेक्ट्स पे काम किया। पे और अकाउंटिंग सर्विसेज के अकाउंटिंग मैनुअल के भी काम किए, और मिनिस्ट्री ऑफ पॉपुलेशन वेलफेयर के लिए भी काम किया जाके। इट वाज मैनेजमेंट कंसल्टिंग देन? यस, दैट्स राइट, मैनेजमेंट कंसल्टिंग। तो आप ऑपरेशनल इश्यूज, फाइनेंशियल इश्यूज, स्ट्रेटेजिक इश्यूज, इन सब पर काम करते थे? जी बिल्कुल, इन सब चीज़ों की प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है, सही। और इसी तरह से जो नोटेबल प्रोजेक्ट्स रहे उसमें आई वाज पार्ट ऑफ द KESC प्राइवेटाइजेशन टीम। PwC की ये प्रोजेक्ट मिला हुआ था, तो हाँ बड़ा सही बात है, खतरनाक काम। तो वो भी मुझे याद है वो दिन जब वो AMI हाउस में इनका हेड ऑफिस होता था, फाइनेंस वाले बैठते थे, शायद MD तो वहाँ बैठते थे स्टेट लाइफ में, CFO यहाँ बैठते थे AMI हाउस में, और मैं कोई 8-10 महीने वहाँ बैठा हूँ इसी प्रोजेक्ट के सिलसिले में। और पहले दिन जब हम फाइनेंस डिपार्टमेंट में एंटर हुए AMI हाउस पे, आई थिंक इट वाज 3rd फ्लोर और कौन सा फ्लोर था, तो वो जो है ना कोई ऐसे ऐसे फाइल्स के ना स्टैक्स लगे हुए हैं, और पीछे से लोग यूँ देख रहे हैं निकल के कि ये कौन लोग आए हैं, ये हाल था उसका फाइनेंस डिपार्टमेंट का। वहाँ से अब जो बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन हुई है कि इलेक्ट्रिक में ट्रांसफॉर्म हुआ है, इसमें हमारे मेंबर्स का भी बड़ा कंट्रीब्यूशन है कि जिस तरह से उन्होंने इस ऑर्गेनाइजेशन को ट्रांसफॉर्म किया है। सो आई सॉ दैट KESC एंड नाउ द के इलेक्ट्रिक एज वेल। और उस के इलेक्ट्रिक के अंदर भी मैं व्हेन आई वाज इन सीमेंस, बाद में जब मैं सीमेंस में गया तो उधर से भी काफ़ी काम साथ किया इन टीम्स के साथ। और वो जो बड़ा मशहूर वाक़या आपको याद होगा जिसमें जो वहाँ पे बड़ा वायलेंस हुआ था इनके हेड ऑफिस पे, और गाड़ियाँ वगैरह जलाई गई थी, आई वाज इनसाइड देयर, और मैं बैठा हुआ था अपने एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में, और फिर हमें पीछे से निकाला गया जो है वो, एंड आई गॉट सक्सेसफुली एस्केप फ्रॉम दैट सिचुएशन। उसके बाद डर खत्म हो गया होगा आपके अंदर से कि अब मैं कोई भी प्रोजेक्ट कर सकता हूँ। बिल्कुल ऐसा ही है, ट्रू। बहुत ज़बरदस्त एक्सपीरियंस रहा होगा ये। अल्हम्दुलिल्लाह। तो कंसल्टिंग एक्सपीरियंस आपने यानी क्लाइंट का प्रॉब्लम समझने के एतबार से, फिर उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो आपके कोर करिकुलम का पार्ट नहीं थी, आपने कुछ नई चीज़ें भी वहाँ पर की। हाउ डिड यू फील अबाउट इट? उसके साथ कोप आपने कैसे किया? आपको कैसे लगा कि मैं एक चीज़ जो मैंने कभी पढ़ी नहीं है, मेरे करिकुलम का पार्ट नहीं है, लेकिन आई कैन डू इट? मेरे ख्याल से जो चीज़ मैं इसको लिंक करूँगा हमारी ट्रेनिंग के साथ, कि आपने भी आर्टिकल्स की है, आपने भी देखा होगा, हम बिल्कुल छोटे बच्चे और जाके बैठे हुए हैं MD के साथ, CFO के साथ, और बात कर रहे हैं, सवाल जवाब कर रहे हैं। तो वो जो एक एक जो ट्रेनिंग की जो फाउंडेशन ले हो जाती है, और उससे आई थिंक दैट प्लेज अ बिग पार्ट कि आपकी जो थिंकिंग है वो कितनी आप अपनी थिंकिंग ब्रॉड कर सकते हैं। क्योंकि हमारा काम क्या होता था कि आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में गए हैं, आपने पहले उसका बिज़नेस समझना है,
एंड देन बिजनेस समझ के फिर आपने उस पर जो भी इंटरनल कंट्रोल रिव्यू परफॉर्म करने हैं, सब्सटैंटिव वगैरह जो भी करना है, तो पहले तो आपको बिजनेस समझ में आएगा तो आप करेंगे ना, ऐसे तो नहीं कर सकते। तो वही जो टेक्निक थी ना, दैट वर्कड हियर एज वेल, कि जैसे मैंने आपको बताया कि मिनिस्ट्री ऑफ पॉपुलेशन वेलफेयर के लिए भी हमने प्रोजेक्ट किया, और उसमें हमने जब वो एक वो क्या कहते हैं उसको, प्रेस ब्रीफिंग थी या क्या थी, उसमें जो है वो बड़े रिनाउंड एक्टिविस्ट भी आए हुए थे। वो कह रहे थे जी ये फर्गसन का क्या ताल्लुक है इस प्रोजेक्ट से, पॉपुलेशन वेलफेयर के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे। तो मकसद मतलब बताने के आप वाली बात पे उसको अगर मैं लेके चलूँ कि टू स्टडी एग्जैक्टली कि वो ऑर्गेनाइजेशन क्या है, प्रोसेसेस क्या है, और फिर उसके बाद क्योंकि जो हमारा कंट्रीब्यूशन था वो प्रोसेस पॉइंट ऑफ व्यू से था ज़्यादातर, इंस्टेड ऑफ गोइंग इनटू द टेक्निकलिटीज़ हमने प्रोसेस के ऊपर काम करना था। तो बिज़नेस को समझना, प्रोसेस को समझना, उसमें वैल्यू एडिशन करना, सो दैट्स हाउ इट वर्क बेसिकली। तो जहाँ पे ना एक बड़ी खूबसूरत एनालॉजी ड्राइव होती है जो अमूमन स्टूडेंट्स या प्रोफेशनल्स जो है वो नहीं समझ पाते। अब देखिए, आपने मिसाल के तौर पे चार्टर्ड अकाउंटेंसी की, आपके आर्टिकल्स फर्ग्यूसन थी, मेरी खुद की आर्टिकल्स भी जो है फर्ग्यूसन से ही है। मैं अक्सर प्रोफेशनल्स को, स्टूडेंट्स को ये बात समझाने की कोशिश करता हूँ कि जो आपने स्टडीज़ की हैं, दैट पार्ट ऑफ योर लिटरेसी इज़ लाइक जैसे आप एक बहुत लंबे हाईवे पर जा रहे हैं, अब आपकी हेडलाइट एक हद तक देख सकती है, एक हद तक आपको नज़र आ सकता है, लेकिन अगर वो रास्ता स्टेज बाय स्टेज आप क्लियर करते चले जाएं तो ड्राइविंग का सेंस, कैसे एक रास्ते को सेंस करना है, कैसे गूगल मैप यूज़ करना है, फॉलो करना है, ये आपको कहीं भी पहुंचा सकता है। यू हैव गॉट दोज नेसेसरी टूल्स, राइट। तो मैं लोगों से यही कहता हूँ कि चार्टर्ड अकाउंटेंसी और उसकी जो ट्रेनिंग है वो आपके अंदर वो ज़रूरी शऊर पैदा कर देती है कि आपने कहीं पर भी प्रॉब्लम सॉल्विंग कैसे करनी है, अगर आपका इंटरेस्ट है तो। अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है एंड पीपल आर लाइक कि नहीं मैं इससे बाहर नहीं आ सकता, बस यही मेरा डोमेन है, मैं यही, क्योंकि मैं व्हेन आई वाज इन यूनिलीवर तो मैंने वहाँ पे ये चीज़ देखी कि अगर आप पार्टनरिंग के रोल को सही से समझें तो वो एक कंसल्टेंट का रोल है। फाइनेंस पार्टनर, बिजनेस पार्टनर का जो रोल है वो टेक्निकली एक कंसल्टेंट का रोल है कि वो डिपार्टमेंट को हेल्प कर रहा है वैल्यू एडिशन में, सेविंग्स लाने में, प्रोजेक्ट्स को ऑप्टिमाइज करने में, प्रोसेस ऑप्टिमाइज करने में। अब दैट डज नॉट नेसेसरीली काउंट कि मैं अपनी किताब के पेज नंबर 536 के सेकंड पैराग्राफ को वहाँ रेफर करूँगा, दैट्स नॉट जस्ट पॉसिबल। मुझे उनके सोल्यूशन को समझना है और अपनी शऊर की बेस के ऊपर जो मुझे टेक्निकल तरीके से काम करना सिखाया गया है, चीज़ों को समझने का सेंस दिया गया है, उसको समझते हुए वहाँ आगे बढ़ सकता हूँ। बट ये बड़ी अच्छी बात है कि आपकी जर्नी में ये एक्सपीरियंस रहा और आप अपने आप को मोल्ड कर पाए। तो आपकी फर्ग्यूसन की जर्नी फिर कब तक रही, कब तक आपने वहाँ पर काम किया? 4 साल आर्टिकल्स की और फिर तकरीबन 4 साल ही मैंने जो है फर्ग्यूसन एसोसिएट्स में रहा मैं। और वहाँ से निकलने का जो मुझे रहा वो मेरे पास ये अपॉर्चुनिटी आई सीमेंस के अंदर, और उसमें जो व्हाट अट्रैक्टेड मी इन दैट रोल वाज कि इट वाज ऑन द बिजनेस साइड। मैं कभी भी ऑडिट में, फाइनेंस में नहीं जाना चाहता था फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। जब भी मैं कंसल्टिंग में गया था, कंसल्टिंग में आई वाज हैविंग अ वेरी गुड टाइम, आई वाज एंजॉयिंग माय वर्क, लेकिन मुझे एक तरह से ये ऑफर आई कि भाई यहाँ पे पोजीशन है, यू अप्लाई ऑन दिस पोजीशन, एंड दैट वाज ऑन द बिजनेस साइड। तो सीमेंस का बड़ा एक यूनिक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है, और वो ये है कि इनके यहाँ बिजनेस यूनिट्स होते हैं और हर बिजनेस यूनिट जो है उसका अपना CEO CFO होता है, यानी डिसीजन मेकिंग वो खुद करते हैं। जी बिल्कुल, दे हैव गॉट सर्टेन पावर्स, एक डेलीगेशन मैट्रिक्स है, उसके हिसाब से बहुत सारे फैसले वो खुद कर सकते हैं, बड़े बड़े फैसले कर सकते हैं। और जो CFO है ना, वो इट्स इवन बियॉन्ड द CFO रोल, वो लाइक CFO से बढ़ के कंट्रोलर है। और अगर CFO जो है वो अगर नहीं किसी डिसीजन को एग्री करता तो CEO कैनॉट गो अहेड विद दैट डिसीजन। इफ़ द CEO सेज कि ये कॉन्ट्रैक्ट हम नहीं ले सकते तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं आ सकता। अगर मैं ये सब कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता तो ये सब कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, मतलब ऑफ कोर्स बेस्ड ऑन सर्टेन लॉजिक। सो दैट साउंडेड लाइक डूइंग बिजनेस। और जैसे मैंने कहा कि वो अकाउंटिंग फाइनेंस से मेरा पढ़ा तो मैंने किसी और वजह से था कि मुझे वो मैथ्स अच्छी थी, मुझे उन्होंने कहा, मुझे मेरे वो जो मेंटर थे फैमिली में, और मैंने एंजॉय भी किया पढ़ाई को, लेकिन मैं अकाउंटिंग और फाइनेंस नहीं करना चाहता था। तो कंसल्टिंग में आया, यहाँ पे मुझे आगे मुझे बिजनेस करना था, मुझे ये आई वाज क्लियर। देर मैंने बहुत लगा दी बाहर निकलने में लेकिन ये कि करना मुझे बिजनेस ही था। तो मुझे ऐसा लगा कि यार ये जो है ना, ये बिजनेस की तरह की चीज़ है, दैट यू आर रनिंग एन एंटिटी और इसकी P&L की आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और इस तरह से आपने इसको लेके चलना है। तो दैट्स हाउ आई बेसिकली मैंने फिर अपना फर्ग्यूसन को क्विट किया और मैं सीमेंस में आया, और फिर सीमेंस का जर्नी स्टार्ट हुआ। यानी आपने कंसल्टिंग रोल से एंटरप्रेन्योरियल कंट्रीब्यूशन की तरफ शिफ्ट किया? जी बिल्कुल। कि कंसल्टिंग रोल के अंदर आप एक क्लाइंट के सर्टेन पैरामीटर में एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं,
वहाँ पर एक सोल्यूशन लेके आ रहे हैं, यू मूव्ड आउट ऑफ इट, अब आपने खुद उस बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू कर दी कि यार अब वो पीएनएल मेरे पास है, मेरे डोमेन में है, मैं लोगों के साथ काम करते हुए उन्हें या तो असिस्ट करूंगा कि वो वैल्यू कैसे ड्राइव कर सकते हैं, या उन प्रोजेक्ट्स को ड्राइव करूंगा, उनको वो सर्टेन माइंडसेट दूंगा, ठीक है। सो दैट वाज द ओवरऑल सेंट्रल आइडिया कि आपने सीमेंस को चूज किया। फिर वहाँ कितना अरसा आपकी जर्नी वगैरह कैसे? सीमेंस में मोर देन 12 इयर्स रहा हूँ, काफ़ी असर गुजारा और बहुत अच्छा टाइम गुजारा, बड़ा इंटरेस्टिंग टाइम गुजारा, क्योंकि वो दैट वाज समथिंग व्हिच आई वाज रियली लविंग टू डू एज रनिंग योर ओन बिजनेस। लेकिन ऑफ कोर्स अपना बिजनेस नहीं था वो, सही बात है, और करना अपना बिजनेस था इवेंचुअली, लेकिन एक फ्लेवर था उसके अंदर, बहुत अच्छा फ्लेवर था और इंटरनेशनल एक्सपोजर भी था। तो सीमेंस में जब मैंने स्टार्ट किया तो हमारे ज़माने में जर्मन CFO होते थे, उन्होंने हायर किया था और उन्होंने कुछ 6 महीने या 8 महीने का, इफ़ आई रिमेंबर, देयर वाज अ ओरिएंटेशन प्रोग्राम जिसमें वो यू वर्क इन डिफरेंट फंक्शंस, उस तरह से होता था। तो मैंने फाइनेंस में काम किया, फिर मैंने उनका जो एनर्जी डिवीज़न था, उनका कम्युनिकेशन डिवीज़न था, एक एक्विजिशन पे भी काम किया, कैरियर टेलीफोन इंडस्ट्रीज़ सीमेंस ने एक्वायर किया था उस ज़माने में, सो आई वाज पुट इन दैट टीम एज वेल। फिर सीमेंस ने उस ज़माने में अपना एक SAP का कस्टमाइज वर्जन स्पिरिडॉन के नाम से वो इम्प्लीमेंट किया था, तो आई वाज पार्ट ऑफ दैट टीम एज वेल। उसके बाद जब ये सब कुछ हो गया और आई वाज अबाउट टू बी पोस्टेड जहाँ के लिए मैं हायर किया गया था, तो डायरेक्टर फाइनेंस से उन्होंने मुझे कहा कि तुम जो है वो यहीं रुक जाओ। मैंने कहा सर मैं इसलिए नहीं आया था ऑडिट ऑफ फाइनेंस करने के लिए, मुझे उधर ही जाने दें आप प्लीज़। और वहाँ जाके खूब रगड़ा लगा, सही मायनों में रगड़ा लगा, लेकिन मैं चूँकि अपनी इंटरेस्ट से ही आया था वहाँ पे, सो आई एन्जॉयड दैट वर्क एज वेल। और वो जो बिज़नेस था वो बेसिकली एनर्जी प्रोजेक्ट्स का बिज़नेस था। सही है। और दैट वाज द लार्जेस्ट बिज़नेस ऑफ सीमेंस। आज भी सीमेंस पाकिस्तान की अगर बात करूँ तो आज भी वो काफ़ी बड़ा बिज़नेस है। उसमें काफ़ी हमने लैंडमार्क किस्म के काम किए एज अ टीम। आई वाज अ वेरी स्मॉल कंपोनेंट ऑफ दैट एंटायर टीम जिसने कि ये बड़े लैंडमार्क काम किए, जिसमें ये था कि सीमेंस उससे पहले जो है, यानी सीमेंस के लिए किए, सारी बातें मैं ये कहूँगा, उसमें इट वाज नॉट प्राइमरीली पाकिस्तान, इट वाज सीमेंस। उस वजह जिसकी आप हेड बनते हैं आपको फिर उसके साथ ही रह के काम करना होता है। तो सीमेंस ने दुबई मार्केट में एंटर होने की कोशिश की थी। हमारे एक मार्केट सेगमेंट था एनर्जी का, ख़ास मार्केट सेगमेंट, एंड दे सीमेंस जर्मनी इटसेल्फ दे ट्राइड टू एंटर दैट मार्केट सेगमेंट, और वो नहीं वहाँ सक्सेसफुल हो सके, एग्जिट कर गए। तो उन्होंने वो दुबई के मार्केट सेगमेंट सीमेंस पाकिस्तान को दे दी। हम सब ने टीम ने मिल के खूब हमारा जो रगड़ा लगा और काम किया और स्ट्रेटजी बनाई, और 2 से 3 सालों में सीमेंस पाकिस्तान ने वो मार्केट सेगमेंट स्वीप कर दिया एंड वी वर द मार्केट लीडर्स। और वो यानी कि ये मैं जो मार्केट सेगमेंट की बात कर रहा हूँ, ये ग्रिड स्टेशंस की बात कर रहा हूँ। सही। और सीमेंस पाकिस्तान के लगाए हुए ग्रिड स्टेशंस जो है ना, उससे समझ लें दुबई के बहुत ज़्यादा इलाका जो है ना वो उससे लाइट हो रहा था, इंक्लूडिंग बुर्ज दुबई और बड़े लैंडमार्क किस्म के प्रोजेक्ट्स। उसके पीछे सीमेंस पाकिस्तान का ये पावर नेटवर्क था, और उसके पीछे बहुत खून पसीना था जो हम सबका था हम सबका था, रातें और वही सब कुछ था। एक ये चीज़ थी। दूसरी चीज़ ये थी कि इसी तरह से अफ़गानिस्तान वॉज अ नो गो, ठीक है ना। तो लेकिन सीमेंस पाकिस्तान ने ये कहा कि आप हमें दें और हम करते हैं। एंड आई वॉज ऑल्सो वन ऑफ द टीम मेंबर्स जो कि हम फिजिकली ऑन ग्राउंड गए उस ज़माने में, वहाँ पहुँचे काबुल में। मैंने घर में नहीं बताया हुआ था कि मैं काबुल जा रहा हूँ, लेकिन आपका एक्सपीरियंस के इलेक्ट्रिक का था तो आपने कहा चलते हाँ जा सकते हैं जा सकते हैं। तो अच्छा, वो इस तरह से हुआ कि जो हमारे सेक्रेटरी साहब थे उन्होंने घर पे टिकट भिजवा दिया, और जब वो हैंड ओवर कर रहे थे टिकट, तो ये उसामा साहब का काबुल का टिकट है, वो वहाँ से बात निकल गई, वरना मैंने कहा था मैं इस्लामाबाद जा रहा हूँ अब सही है गलत, लेकिन मैंने नहीं बताया नहीं था, लेकिन वो पता चल गया अब तो मैं खैर। लेकिन घर में मुझे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सपोर्ट रही है, पेरेंट्स की तरफ से, अम्मी की तरफ से, मेरी वाइफ की तरफ से, सब की तरफ से बड़ी ज़बरदस्त हमेशा सपोर्ट रही है, आज भी है। तो बहरहाल उन्होंने नहीं रोका, मैं चला गया। और बाकी और भी हमारे साथ टीम मेंबर्स थे। तो वहाँ भी जो हमने अचीव किया वो ये था कि देयर वाज अ टाइम व्हेन 100% सिटी ऑफ काबुल वाज लाइटेड थ्रू आवर प्रोजेक्ट्स। पूरा जो है ना वो काबुल का, हाँ। तो दिस वाज आल्सो वन लैंडमार्क थिंग। फिर हमने जाके वर्ल्ड कॉन्फ्रेंसेस में सीमेंस पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया, एंड वी वर पिक्ड अप फ्रॉम ऑल द सीमेंस कंपनीज इन द ग्लोब। थ्री कंट्रीज़ वर पिक्ड अप, जिसमें सीमेंस पाकिस्तान भी था।
and that was a great honor for us, and I went onto the stage and gave a presentation in the world conference. So वो इस तरह की कुछ जो है ना वो लैंडमार्क अचीवमेंट्स थी. फिर के इलेक्ट्रिक के साथ मिलकर जो हमने काम किया, एंड दैट इज़ ऑल्सो अ मोमेंट ऑफ प्राइड फॉर मी कि जो के की जो ट्रांसफॉर्मेशन हुई है, आज बहुत लोग बुरा भी कहते हैं उनको, जो बिल बड़े बड़े आ रहे हैं, लेकिन बहरहाल वो एक अलग बात है, उस पर कभी और बात कर सकते हैं. लेकिन जो के की एज एन ऑर्गेनाइजेशन जो ट्रांसफॉर्मेशन हुई है, वो मेरे लिए इट वाज अ मूवमेंट ऑफ प्राइड फॉर मी कि हम जो है ना वो, आई थिंक दिस वाज 2010, यस, इन 2010 वी वेंट टू ऑयलर हर्मस विच इज़ अ जर्मन ECA, और हमने एक प्रोजेक्ट यहाँ मिलके बनाया था, और ये सारा प्रोजेक्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने बनाया था, एनर्जी का प्रोजेक्ट कि हम ये करेंगे. और वो उस साइड पे खलील थे उस ज़माने में कि इलेक्ट्रिक में, इधर मैं था सीमेंस में. हमने कहा कि यार कोई काम करते हैं बड़ा, हमने कहा ठीक है ये प्रोजेक्ट बनाते हैं. इट वाज अ transmission project, and it still to date is the largest investment of K Electric in transmission system. अब उसके लिए फाइनेंसिंग चाहिए थी, तो हमने कहा भी फाइनेंसिंग कैसे होगी, तो हमने कहा भी ट्राई करते हैं. तो वी वेंट टू ऑयलर हर्मस विच इज़ अ जर्मन ECA, एक्सपोर्ट क्रेडिट एजेंसी. वहाँ पे जाके के इलेक्ट्रिक ने अपना प्लान प्रेजेंट किया, जिसमें खलील थे, आज के मुनिस जो आजकल के CEO हैं, ही वाज देयर. मैं था, मेरे साथ इमरान सईद जो सीमेंस को उस वक्त ट्रेजरी हेड करते थे, इस वक्त वो मिडल ईस्ट में ट्रेजरी हेड करते हैं, इज़ गॉन टू अ सीनियर पोजीशन. तो हम 4 लोग थे. हमने वहाँ जाके के का प्लान प्रेजेंट किया, और 3 साल बाद जब हम वहाँ गए वापस दोबारा, 3 साल या 4 साल बाद, तो आई वाज सो हैप्पी कि जो हमने प्रेजेंट किया था वो हो चुका था, वो हो रहा था. एंड दैट बेसिकली वाज द टर्निंग पॉइंट इन गेटिंग द प्रोजेक्ट फाइनेंस्ड बाय ECA, जो कि यानी कि उनकी एक लिमिट थी 50 मिलियन यूरोस की पाकिस्तान के लिए, लेकिन कोई वो यूटिलाइज ही नहीं कर पाता था. तो दिस वाज द फर्स्ट प्रोजेक्ट कि उन्होंने पूरी 50 मिलियन यूरो की लिमिट जो है ना वो इस प्रोजेक्ट के लिए असाइन कर दी. इसी तरह 50 मिलियन या इसके आसपास कुछ. इसी तरह से हम चाइनीज़ ECA के पास गए, साइनोशोर, और साइनोशोर ने कभी प्राइवेट सेक्टर में ये गारंटी नहीं किए थे प्रोजेक्ट्स. सो दिस वाज द फर्स्ट प्रोजेक्ट इन प्राइवेट सेक्टर दैट दे गारंटीड. So once again that was a joint effort of Siemens and K Electric जो हमने मिल के किया. और मुझे एज अ पाकिस्तानी ये बड़ा अच्छा लगता था कि K Electric ने जो ट्रांसफॉर्मेशन की है, और वी आर आल्सो पार्ट ऑफ दैट ट्रांसफॉर्मेशन. सो ये कुछ मैं कहूँगा कि वहाँ पे कुछ रहा जर्नी, और बड़ा इंटरेस्टिंग, बहुत सीखने को मिला. हमने इंटरनेशनल कस्टमर से डील किया, इंटरनेशनल सप्लायर से और इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्टर से डील किया. सो आई थिंक आई लर्नड अ लॉट. और आज बहुत सारा काम जो मैं कर रहा हूँ, जो डिसीजन मेकिंग में कोई अगर लॉजिक और सेंस है, तो उसके पीछे फर्गसन की ट्रेनिंग और सीमेंस के अंदर जो टाइम गुजारा है, वो बहुत बड़ा उसका कंट्रीब्यूशन है. तो आपने फिर सीमेंस कौन से साल में एंड किया था? 2016, स्टार्ट ऑफ 2016. देखिए यहाँ पे ना एक बहुत अच्छी बात प्रोफेशनल्स के लिए ख़ासतौर पे निकल के आती है. हमारे लोगों के जहनों में ना एक बात इस तरह से बसी हुई है कि मिसाल के तौर पे आर्टिकल्स करनी है, आर्टिकल्स के बाद डिसाइड करना है कि हमने पाकिस्तान में रहना है या बाहर जाना है, फर्म को चूज़ करना है या इंडस्ट्री को चूज़ करना है, और फिर वो उसी हिसाब से ज़िंदगी गुजारते रहते हैं. और एक तल्ख हकीकत है, आप अलाउ करें तो मैं वो भी बोल दूँ, थोड़े से रेज, थोड़े से इंक्रीमेंट की वजह से लोग जंप ऑन करते ही रहते हैं, जगह स्विच करते रहते हैं. हालांकि आप चाहे ऑडिट की फील्ड लें, आप एडवाइजरी की फील्ड लें, आप इंडस्ट्री को देखें, बिजनेस को देखें, हर जगह डेप्थ होती है. अगर आप वहाँ पे थोड़ा टाइम ठहरते हैं, इंटरेस्ट लेते हैं चीज़ों में, और कुछ यूनिक सोच, जैसे आपने कहा वो सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने एनर्जी का प्रोजेक्ट सेट किया था, आपने सर खलील से इसके बारे में जो है वो बात की, फिर आप लोगों ने फाइनेंस अरेंज किया, तो आपने बीज डाल दिया ना उस चीज़ का. और जब 4 साल 4.5 साल बाद आपने देखा तो वो एक पौधा बन चुका था, फिर वो एक मुकम्मल दरख्त में, एक पूरी जर्नी वहाँ से शुरू हो गई, और आप उस प्रोजेक्ट का हिस्सा थे. इसी तरीके से कंसल्टिंग में हो सकता है जब आप गए तो शुरू में आपको काम नया लगा होगा, लोग नए लगे होंगे, बट यू स्टेड देयर. आपने वो मुकम्मल तौर पर इस चीज़ पर शायद फोकस नहीं किया कि बस मैं अब फटाफट यहाँ से निकलने वाली करूँ, यानी मुझे समझ में नहीं आ रहा है. हमारी आजकल की यूथ प्रोफेशनल्स, उनके अंदर ये फैक्टर बहुत ज़्यादा है कि अगर कोई चीज़ पसंद नहीं आई, कोई चीज़ अच्छी नहीं लगी किसी जगह पे, फ़ौरन से हम छोड़ने वाली और उस जगह से निकलने वाली करते हैं. अगर थोड़ा सा हम डेप्थ में जाएँ तो वैल्यू एडिशन, नए प्रोजेक्ट्स, थोड़ा लोगों को कन्विंस करना पड़ता है, काउंसिल करना पड़ता है, उनके साथ बेयर करना पड़ता है, लेकिन इवेंचुअली आप कोई नई चीज़, नया काम हर जगह पे कर सकते हैं. ऑडिट के अंदर एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी ये निकल के आती है कि आप ऑडिट में इस तरह काम किया जाता है, उसको एफिशिएंट बनाएं. वहाँ पे जनरेटिव एआई का रिस्क मैनेजमेंट के अंदर कोई रोल हो सकता है. इंडस्ट्री के अंदर वैल्यू एडिशन के प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं. कंसल्टिंग के अंदर नए सोल्यूशंस पर काम हो सकता है. अगर आदमी एक जगह ठहर के सोचे तो बड़ी डेप्थ निकल के आती है. अब आपने जो सीमेंस में काम बताया और जो चीज़ें आपने की हैं,
दे आर वंडरफुल, सुनने में इतना अच्छा लग रहा है तो जरा ठीक है, वो खून पसीना अपनी जगह पे बात बिल्कुल सही है, उसकी स्टेज बैक स्टेज एक कहानी है पूरी, लेकिन फ्रंट पर इसका आउटकम बहुत अच्छा निकला, एक बड़ा एक्सपोजर बहुत अच्छा निकला। अब आपने मिसाल के तौर पर काबुल में, यूएई में, पाकिस्तान के अंदर के इलेक्ट्रिक जैसी एंटिटी के प्रोजेक्ट्स वगैरह किया है, यू कैन रिप्रेजेंट एनीथिंग एनीवेयर नाउ, यू कैन थिंक अबाउट एनी सोल्यूशन एनी टाइम नाउ। होता है वो रोलिंग स्टोन्स गैदर नो मॉस वाली जो बात है, वो फैक्टर इन कर जाती है बहुत ज़्यादा। तो ये एक सीखने की, समझने का एक लम्हा है कि स्टूडेंट्स इस बात को, प्रोफेशनल्स इस बात का अंदाज़ा करें, अपार्ट फ्रॉम देयर बुक्स एंड करिकुलम, काम सीखने से बहुत कुछ आता है जी। मुझे ऐसा लगता है कि हमारे पेपर्स क्लियर करना हमें पहली जॉब के सिर्फ इंटरव्यू तक पहुंचाता है। वंस हमें ऑफर मिल गई, हम वहाँ एंटर हो गए, चलिए ऑफर तक पहुंचाता है, हमें ऑफर आ गई, हम वहाँ से एंटर हो गए उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, अब हम वहाँ क्या वैल्यू लेकर आते हैं, क्या नई चीज़ें करते हैं, क्या इनिशिएटिव्स लेते हैं, वो एक बहुत बड़ा फैक्टर जो है। बिल्कुल, देखिए आप ही की बात को मैं आगे लेके चलूँगा थोड़ा सा, मैं इसमें ये अपना एक पर्सपेक्टिव, मेरी जो सोच है इसमें मैं डालना ही चाहूँगा कि जो डेप्थ की आपने बात की ना, देखिए कोई भी आप काम कर रहे हैं, आपको यू हैव टू, आपने ये सिर्फ ही नहीं देखना कि वही अच्छा कर रहा है तो मैं करना शुरू कर दूँ, नहीं, गो एंड फाइंड इन योर सेल्फ कि आपको क्या अच्छा करने का दिल चाहता है, क्या अच्छा लगता है, और थोड़ा अपने सोचें, खुद अपने बारे में सोचें, एंड नॉट जस्ट फॉलो एनीबॉडी। ऐसे नहीं होना चाहिए कि आपने देखा कि अच्छा यार ये तो बड़ा कामयाब हो गया, मैं ये काम करना शुरू कर देता हूँ, 4 महीने 4 साल काम किया, ये कुछ किया नहीं आ रहा, तो मज़ा नहीं आ रहा, वो बड़ा अच्छा कर रहा है उस तरफ चल पड़े, ये नहीं। आप खुद सोचें, आप अपने ऊपर टाइम स्पेंड करें, रिफ्लेक्शन करें, एंड देन चूज़ अ फील्ड एंड गिव योरसेल्फ टाइम, एंड यू विल सी कि आप उसमें वंडर्स करेंगे। और जब आप उस फील्ड में जाएं तो फिर आप पूरी ऑनेस्टी के साथ, डेडिकेशन के साथ, कमिटमेंट के साथ, प्लानिंग के साथ, प्लानिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है, विजन के साथ कि आप सोच रहे हो कि मुझे अचीव क्या करना है, उसके साथ आप उस जर्नी पे चलें और मेहनत करें। पहले दिन कोई चीज़ नहीं मिलती है, पहले साल भी कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है ना, इट विल टेक टाइम, लेकिन फिर आपको मिलेंगे फ्रूट्स उसके, और वो आहिस्ता आहिस्ता उसमें नई नई चीज़ें निकलती हैं, आप उसके ऊपर फोकस कर सकते हैं। बिल्कुल। तो 2016 तक आपकी जर्नी सीमेंस की रही, उसके बाद क्या आपका थॉट प्रोसेस था, व्हाट डिड यू डू देन? देखिए ऐसा था कि मैंने जैसे आपको कहा कि मैं बहुत शुरू से अपने पढ़ाई के ज़माने से बिज़नेस ही करना चाहता था, लेकिन यह है कि एजुकेशन भी करनी थी, दैट वाज रियली इम्पोर्टेंट, घर का माहौल भी यही था, मेरे खुद भी यही प्रेफरेंस थी कि एजुकेशन तो लेनी है। तो CA वाज लाइक फॉर मी गेटिंग एजुकेटेड, इट वाज नॉट समथिंग कि मैं इसके ज़रिए मुझे जॉब मिल जाएगी। मेरे नज़दीक वो एक था ये कि अच्छा ये मुझे अच्छी लग रही है पढ़ाई, मुझे मज़ा भी आया पढ़ाई करने में, इन्वायरमेंट भी अच्छा मिला, ट्रेनिंग का टाइम भी बड़ा अच्छा गुजरा, तो वो सब तो हो गया था। लेकिन इवेंचुअली आई वांटेड टू डू जॉब, बिज़नेस। अच्छा, मैंने जॉब के साथ साथ बिज़नेस करने की भी कोशिश की और बड़े वेंचर्स जो है ना वो फेल भी किए, ठीक है ना, टॉफ़ी की फैक्ट्री भी लगाई, वो जो है वो, और उसकी शायद मशीन आज भी रखी हुई होंगी। इंटरेस्टिंग, टॉफ़ी की फैक्ट्री, ठीक है। स्टॉक ट्रेडिंग तो खैर हर कोई करता है, हमने भी की, कमाए भी और गंवाए भी। अच्छा, इसी तरह से ट्रेडिंग भी की, मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स की, कमोडिटीज़ की ट्रेडिंग भी की। लेकिन जो चीज़ मैंने सीखी, फिर मैंने कहा नहीं यार ये फुल टाइम जॉब है, ये पार्ट टाइम नहीं हो सकता, ठीक है ना, यू विल हैव टू डू इट। अच्छा, होता क्या रहा कि वो कंसल्टिंग आई वाज एंजॉइंग, मैंने वो गुजारता रहा, फिर सीमेंस से ऑफ़र आ गई, सीमेंस चला गया, वो टाइम भी एंजॉय करता रहा, हर महीने 30 तारीख को सैलरी आ जाती थी, तो मैं उस चक्कर में फंसा हुआ था। लेकिन इवेंचुअली व्हेन आई केम आउट, तो थोड़ी प्लानिंग करके थोड़ी सिचुएशन ऐसी क्रिएट हुई, तो ऐसा लगा कि अब यार नाउ इट्स द टाइम कि अब आ जाना चाहिए बिज़नेस में। तो मैं कहना तो वही चाह रहा हूँ कि शुरू से था वो स्पार्क, देन आई गॉट दिस चांस इन 2016। अच्छा, बिज़नेस के अंदर भी मेरा सिर्फ आज भी मैं ये समझता हूँ, मैं इस बात को बड़ा, हम घर में भी डिस्कशन करते हैं दोस्तों के साथ भी, कि लोग बड़ा अजीब तरीके से दिखते हैं पैसा कमाने को। मैं कहता हूँ पैसा कमाए आदमी, कोई मसला ही नहीं है, मिलियंस बिलियंस जितने कमाए, हाँ सही तरीके से कमाए, और आपके जहन में एक पर्पस होना चाहिए। तो मेरे नज़दीक भी इफ़ यू आर डूइंग बिजनेस जस्ट फॉर द सेक ऑफ मनी, ठीक है वो भी चलेगा, लेकिन अगर उसके आपका कोई एक पर्पस है, एक ऑब्जेक्टिव है, एंड देन यू आर इंटीग्रेटिंग दैट विद द बिजनेस, विद योर बिजनेस, वो उसकी बात ही अलग होगी। तो 2016 से ही मैं ये सोचता था उस ज़माने से कि हमारे यहाँ ये जो सारा इंपोर्ट का सिलसिला चला हुआ है,
कि जिसको देखो बिजनेस करना है, चाइना से कंटेनर मंगाओ यहाँ बेचो, बड़ा अच्छा बिजनेस है जी। तो ये कौन सा बिजनेस है, ठीक है सही ना। बात है। तो मैंने कहा मैंने इम्पोर्ट का बिजनेस करना ही नहीं है, चाहे वो जितना भी अट्रैक्टिव लुक्रेटिव कितना पैसा मिल रहा हो, मुझे करना ही नहीं, मुझे सिर्फ एक्सपोर्ट का बिजनेस करना है, ये इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन का काम करना है। दैट वाज द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव। सेकंड ऑब्जेक्टिव वाज कि मुझे ये एक ऐसा एक मॉडल क्रिएट करना है, आई विल ट्राई एंड क्रिएट दैट मॉडल कि जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग वैल्यूज़ और एथिक्स के ऊपर बेस करता हूँ, ठीक है ना। यानी कि हमारे यहाँ बड़ा आसान है ना कि जी FBR में काम नहीं होते हैं और SRB में काम नहीं होते हैं और एक्साइज के अंदर काम नहीं होते हैं पैसे के बगैर। आज तक अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह आधा पैसा मैंने नहीं दिया है और मेरे सारे काम हुए अल्हम्दुलिल्लाह। हम तो लाइसेंस बनाने से शुरू हो जाते हैं। जी लाइसेंस बनाने के जी। टाइम पे पैसे देना शुरू जी कर देते बिल्कुल। हैं। तो बात ये कि हर स्टेप पे अब थोड़ी सी मुश्किल कभी आती है और हम फ़ौरन उतर जाते हैं लाइन से। तो मैं मकसद कमिंग बैक टू जो आपने बिज़नेस की बात की, तो मेरे जहन में ये ऑब्जेक्टिव था कि एक तो मुझे एक्सपोर्ट ओरिएंटेड काम करना है। आई वांट टू अर्न फॉरेन एक्सचेंज फॉर माय कंट्री, जितना ही छोटा क्यों ना सही। आई वांट टू मेक इट अ मार्क एंड दैट वाज 2016। और इसी तरह से दूसरी चीज़ ये थी कि मुझे एक ऐसा मॉडल क्रिएट करना था विच वाज बेस्ड ऑन वैल्यूज़ एंड एथिक्स। और तीसरा ये था कि मुझे एम्प्लॉयमेंट जनरेट करनी है, जितनी छोटी ही सही, लेकिन आई हैव टू डू समथिंग इन क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट। सो विद दीज 3 ऑब्जेक्टिव्स इन माइंड आई स्टार्टेड दिस स्मॉल वेंचर विच इज़ स्टिल नॉट टू बिग। अभी हम छोटी ही टीम है, लेकिन सारी टीम इन ऑब्जेक्टिव्स पे अलाइंड है। ये कैसे सोचा आपने 3 ऑब्जेक्टिव्स के बारे में 2016 में? डिड समवन गाइड यू? किसी ने आपको मेंटर किया? ये बड़े बर्निंग इश्यूज हैं। देखिए पाकिस्तान में ये 2-3 ही तो मसले हैं। हर स्टेट इंपोर्ट करने के लिए रेडी है। आप ये फलाना चीज़ करनी है, पाम ऑयल करना है, क्रूड, फॉरेन इंपोर्ट करने के लिए रेडी होंगे। आपने उस मसले को साइड कर दिया, आपने एक्सपोर्ट के बारे में सोचा। अनएथिकल प्रैक्टिसेस पाकिस्तान में बहुत हैं, एवरीवन नोज। आपने उसको, तो वो एस्पिरेशन कैसे आई, वो थॉट कैसे आया आपके जहन में कि ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपने 2016 में हाईलाइट कर ली? देखिए थोड़ा सा ये कहें कि मैं पॉलिटिक्स में, इकोनॉमिक्स में, इन चीज़ों में बहुत शुरू से इंटरेस्ट लेता रहा हूँ मैं। अच्छा, ठीक है। और राइट आफ्टर माई क्वालिफिकेशन आई वॉज रीडिंग थिंग्स, आई वॉज वॉचिंग थिंग्स, आई वॉज पार्टिसिपेटिंग इन टर्म्स ऑफ, सो मुझे जो मिड 90s से ऑनवर्ड जो हमारी रिजीम्स रही हैं उनको भी मैं ऑब्ज़र्व करता हूँ। मेरे अपने व्यूज़ हैं, सही हो सकते हैं, गलत हो सकते हैं, लेकिन वो सारा जो मैंने देखा और उससे मेरा ये व्यू बना कि जो पाकिस्तान का इस वक्त कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से, वैसे तो एक और रूट कॉज है, उस पर बाद में कभी बात करते हैं या अभी कर लेंगे अगर मौका मिल गया तो। बिल्कुल। कमर्शियली जो हमारा नॉन वायबल होने का जो रूट कॉज है ना, वही हमारा ये जो ट्रेड इम्बैलेंस है, और उस ट्रेड इम्बैलेंस के पीछे हम खुद हैं, ठीक है ना। अच्छा, उसमें एक तो हमारी अपनी जो घर की जो बाइंग प्रैक्टिसेस हैं, प्रेफरेंसेस हैं, वो भी शामिल हैं। सारी ही इंपोर्टेड चीज़ें चाहिए, ठीक है ना। अब ये मैंने अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह घर में भी हमने ये बिल्कुल ख़त्म कर दिया है, कोई इंपोर्टेड चीज़ नहीं लेंगे। गाड़ी भी मैंने फैसला किया हुआ है कि मैं कोई इंपोर्टेड नहीं लूँगा। तो मैंने कहा जो भी बेस्ट लोकल गाड़ी होगी आई विल गो फॉर दैट, बट आई विल नॉट गो फॉर एनी इंपोर्टेड थिंग। सो ये कि हमारी अपनी बाइंग प्रेफरेंसेस हैं। बिजनेसमैन के ये अप्रोच होती है कि कहाँ से आसानी से पैसा बन सकता है, वो चीज़ देखो। तो वो मुझे चूँकि नज़र आ रही थी, मैं इतना ऑब्जर्व कर रहा था, मैंने कहा यार ये तो नहीं करना मुझे। एक चीज़ और भी थी कि शायद हम सब में ही होती है कि जो सारी दुनिया कर रही है हम भी करना शुरू कर दें, ठीक है ना। सारे इंपोर्ट कर रहे हैं, मैं भी शुरू कर दूं। मैंने क्या किसी की ज़िंदगी में मैं क्या इम्पैक्ट मैंने क्रिएट किया, ठीक है ना। तो मैंने कहा यार आई वांट टू डू समथिंग डिफरेंट। सो इसीलिए जो है ना वो ये एक्सपोर्ट वाली बात आई। जो आपने एथिक्स की बात की, वो भी मैंने बहुत क्लोजली देखा चीज़ों को कि कैसे होती हैं। एंड एट टाइम्स यू आर नॉट इन कमांड एंड यू आर नॉट इन दैट पोजीशन कि आप उसको इन्फोर्स करा सकें। तो मैंने कहा जब मेरी अपनी ऑर्गेनाइजेशन होगी ना, आई विल डू दैट एंड आई विल नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन एनीथिंग वॉट एवर, वो नो मैटर वॉट हैपन्स। सो दैट वॉज वंस अगेन वो वाली चीज़ थी। और फिर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का भी ये है कि मेरे ख्याल से हमारे यहाँ मुझे ऐसा लगता है कि इतना बड़ा मसला नहीं है, लोग भी मौजूद हैं और टैलेंट भी मौजूद है, अपॉर्चुनिटीज़ भी मौजूद हैं। बट बहरहाल हम अपनी कोशिश कर रहे हैं इस नज़रिए से कि हम वट एवर वी कैन कंट्रीब्यूट इन द सोसाइटी, हम लोगों को अच्छी मुनासिब पे लेकर आएँ। हम ये भी जो जैसे अगर हम ऑफिस बॉयज़ हैं तो हम ये नहीं चाहते कि गवर्नमेंट की क्या मिनिमम वेज है। हम ये देखते हैं कि अभी
और थोड़ा सा बेहतर उनको कर सकें हम कॉम्पनसेट। सो ये कुछ बैकग्राउंड है जिसकी ये 3 ऑब्जेक्टिव्स इसलिए रखे गए। यानी आपने 3 प्रिंसिपल्स पे अपने बिजनेस को स्टार्ट किया। एब्सोल्युटली, ठीक है, एंड दैट इज V2F सॉल्यूशंस, राइट? दैट्स राइट। अब आप मुझे थोड़ा सा लेट्स डीप डाइव इनटू द जो हम टॉपिक जिस पर आना चाह रहे थे, टेक्नोलॉजी बिजनेस। आपने यानी कौन से वो डोमेन्स हैं, आपने कैसे सोचा कि ये एक बेनिफिशियल, एक फ्रूटफुल चीज़ हो सकती है? बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, जो बहुत ज़्यादा हम फाइनेंस रिपोर्टिंग सेंट्रिक होते हैं, उसमें ऑल टुगेदर टेक्नोलॉजी के बारे में सोचना और इस तरह की एक नीश को जो है वो पिक करना, फिर आपका एक्सपीरियंस बिजनेस को करने का कैसा रहा, हाउ वर द इनिशियल ईयर्स लाइक, ये वाली थोड़ी चीज़ें हम डिस्कस करते हैं। ठीक है जी। देखिए टेक्नोलॉजी में ये था कि ये जो है ना वो रास्ता खुद बनता चला गया। मैं आपसे बात ये कहूँगा, मतलब मैं आई विल नॉट टेक क्रेडिट फॉर दैट। मैंने ये बुनियादी 3 प्रिंसिपल डिफाइन किए हुए थे कि मुझे एक्सपोर्ट पे जाना है, एथिकल वैल्यू काम करना है, वैल्यू के हिसाब से काम करना है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पे काम करना है, और वही जब उसमें फिर कल्चर भी आ जाता है टीम का कि जब एथिक्स के अंदर कि जब टीम होगी उसके साथ कैसे ओपन कल्चर लेके चलेंगे। सो ये दीज आर द लाइक बाउंड्रीज। अब इसके अंदर जो फॉल कर जाए ना वो दैट इज़ अ गो फॉर मी। जो इसके बाहर फॉल करेगा, नो मैटर हाउ लुक्रेटिव इट इज़, इट वॉज अ नो गो। सो इसमें होता ये गया कि मैं खुद ही जो है स्टार्ट मैंने कंसल्टिंग से किया, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि मेरा कंसल्टिंग का बैकग्राउंड था। और मैंने जैसे ही अपना ऑफिस लिया तो मुझे 1 हफ्ते बाद ही कंसल्टिंग का एक असाइनमेंट भी मिल गया, माशाल्लाह। ठीक है ना। तो मैंने स्टार्ट कंसल्टिंग से किया, लेकिन वही है कि होते होते मुझे एक US कस्टमर कहीं से आया, उसने जो है ना वो कहा कि जी अब ये एक हमें काम कराना है, आप कर लेंगे? मैंने कहा आई कैन ट्राई फॉर इट, और ट्राई किया। वो अल्लाह का शुक्र है वो चल पड़ा वो काम, वो एक्सपैंड कर गया। फिर हमने एक और टेक्नोलॉजी डोमेन ऐड किया, फिर एक और टेक्नोलॉजी डोमेन ऐड किया। तो यानी कि वो रास्ता बनता चला गया। वो कंसल्टिंग जो थी मेरी वो पीछे रह गई, और अकाउंटिंग फाइनेंस पीछे रह गई, और टेक्नोलॉजी पे जो है ना वो। लेकिन आई इंटेंड टू स्टार्ट अकाउंटिंग सर्विसेज एज वेल। अकाउंटेंसी की एक्सपोर्ट पे मुझे काम करना है इंशाल्लाह। बट सो एट द मोमेंट वी आर डूइंग टेक्नोलॉजी। तो आपने कोई सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट बनाया? डिड इट बिकम अ SaaS बिजनेस और काइंड ऑफ उस तरह की कोई चीज़? अच्छा, इस वक्त हमने मुख्तलिफ छोटे छोटे काम किए। जैसे फॉर एग्जांपल हम इस वक्त कर रहे हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का। सही है। अच्छा, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में ये है कि वो दे आर कस्टमर एप्लीकेशंस दैट वी आर डेवलपिंग। तो हमारे पास मुख्तलिफ तरह के कस्टमर्स हैं। किसी को हेल्थ केयर की कोई ऐप बनानी है, किसी को ई-कॉमर्स का कुछ बनवाना है, किसी को अपनी वेबसाइट बनवानी है, या कुछ भी करवाना है। सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कस्टमर्स दैट आर कमिंग इन एंड वी आर मेकिंग मेडिकल बिलिंग की कोई एप्लीकेशन बनवानी है। So we are making applications for the customers. So these are like customer projects. सही है। दूसरा है कुछ आउटसोर्सिंग का भी है हमारा, जिसमें कि हमने कस्टमर्स के लिए आउटसोर्स की हुई चीज़ें, जिसमें कि रिक्रूटमेंट है, जिसमें डेस्कटॉप सपोर्ट है, और मुख्तलिफ तरह की चीज़ें हैं जो कि हम उनको आउटसोर्स कर रहे हैं। और कुछ कंसल्टिंग का भी है, जिसमें कंसल्टिंग के अंदर ERP इम्प्लीमेंटेशंस हैं। हमने जो है वो राइट बिफोर कोविड एक UAE में एक कंपनी को एक्वायर किया था माशाल्लाह। but that was just a month before COVID, सही है। so you can happen what would have happened. I can imagine that. I can imagine that. तो उसमें उसके थ्रू हमने जो है वो उस acquisition के थ्रू we went into ERP implementations as well. That is still a small portion of our business, and we have competence for that. So these are the different types of works that we are doing under technology domain. माशाल्लाह। अब मुझे थोड़ा सा यहाँ पर ये बताएं कि आपका चूँकि बैकग्राउंड फाइनेंस रिपोर्टिंग का था, ये एक ऐसी चीज़ है जो आप लॉन्च करने की कोशिश करें, पर जब आपने स्टार्ट किया इवेंचुअली इट बिकेम अ प्रोडक्ट टेक्नोलॉजी कंपनी, कस्टमर्स आपके इस तरह से आना शुरू हुए। आप अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड में एक डिफरेंट नीश जो है वो होल्ड करते थे, ये काम थोड़ा डिफरेंट था, तो आपका रोल कैसे था? हाउ डिड यू मीडिएट दिस एंटायर थिंग एंड फ्रॉम अ लर्निंग पर्सपेक्टिव एज वेल? अगर कोई चीज़ इस तरह से क्योंकि आई नो अ लॉट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जिनका स्टार्टअप इकोसिस्टम में, टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम में बहुत इंटरेस्ट है, बट वो उसी चीज़ से पीछे हो जाते हैं कि यार मतलब हमारी एक जॉब है, घर है, देखना है, एक्सपेंसेस हैं, सारी चीज़ें हैं। अब हम उस तरफ जाने जाएंगे तो हमें वो तो समझना पड़ेगा, शायद उसको पढ़ना पड़ेगा, इंटरेस्ट होता है, लेकिन वहाँ पर कोई डेडिकेटेड टाइम वो नहीं दे पाते या उस तरह का माइंडसेट नहीं बना पाते। तो फ्रॉम अ माइंडसेट पर्सपेक्टिव आपने इस चैलेंज को कैसे लिया, किस तरीके से इसे परसीव किया और इसे मनूवर किस तरह से किया? देखिए, इसमें जो स्टार्ट में जो मेरी जो अप्रोच थी वो ये थी कि आई वांटेड टू गेट राइट पीपल ऑन बोर्ड। और राइट पीपल की डेफिनेशन सिर्फ ये नहीं थी कि वो टेक्निकली राइट हों,
बल्कि वो एथिकली भी हम अलाइंड हों, इन टर्म्स ऑफ थिंकिंग वैल्यू वाइज भी अलाइंड हो, क्योंकि बाद में अगर उन्होंने ही आके तो वो पिलर्स बनना है ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जो स्टार्ट में जो लोग ऑन बोर्ड कर रहे हैं. So that was the first thing. So I was like and still like an entrepreneur. So I'm not involved into operations. What I have done is that I have got key persons who are technology people, who are fully aligned with the ethical principles and the values of the organization, the vision and the mission of the organization. उसके साथ aligned है, technically sound है, and I've placed them and then built teams under them. So they are running business. हाँ, when it comes to like for example मैं आपको बताता हूँ, हमें सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में चैलेंज आया, और आते रहते हैं बिजनेसेस में चैलेंज आते रहे. हमें चैलेंज आया कि जी जो है ना वो इन टर्म्स ऑफ कि किस टाइप का बिजनेस हम एक्वायर करें, और देयर वर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेसेस कमिंग इन, और डिलीवरी में थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा था. सो आई सैट डाउन विद द टीम. मैंने कहा वाइट बोर्ड पे आए, मैंने कहा जस्ट मुझे लिख के बताओ कि तुम लोग जो है ना किस किस तरह के प्रोजेक्ट कर रहे हो. तो जी PHP, लारावेल, ये फलाना ढमाका जो भी है ना, आई जस्ट रोट इट डाउन. मैंने कहा अच्छा ये बताओ कि इसमें हमारे पास रिसोर्स कौन सी है, ये काम आता है, मैं और कौन सा काम कर सकते हो, ये कर सकते हो. मैंने कहा फाइन, ओके. आई डिफाइन कि दिस इज़ द फ्रेमवर्क दैट वी विल ऑपरेट इन, राइट. वी विल फर्स्ट फोकस ऑन गेटिंग प्रोजेक्ट्स विच वी कैन डिलीवर, बिकॉज हमारा वंस अगेन जो एथिकल और वैल्यू प्रिंसिपल है वो सिर्फ ये नहीं है कि हम जो है ना वो अपने लिए अच्छे हो जाएं. हमने कहा भाई अगर आपको ना, यू हैव टू बी ट्रू एंड ऑनेस्ट टू द कस्टमर एज वेल. अगर आप कोई काम नहीं कर पाए, बी ऑनेस्ट एंड एक्सेप्ट. वो रिफंड मांगता है, वो जायज़ रिफंड है, करो रिफंड, और किया भी हमने, ठीक है ना. सिमिलरली आपने अपने वेंडर को भी रिस्पेक्ट देनी है. ये नहीं कि मैं तो जी कस्टमर हूँ, उसके सामने कस्टमर किंग होता है, ऐसे बन जाओ, नहीं. यू हैव टू गिव रिस्पेक्ट टू योर वेंडर एज वेल. आपने उसको भी एक सही तरह ट्रीट करना है, एंड यू हैव टू बी फेयर. उसके जो पैसे बनते हैं, दो बेशक लॉस हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, डजंट मैटर. आपने एक डील की है, उसमें उसने अपना काम किया, आपने उसको पैसे देने हैं, सिंपल सी बात है. सो इट्स एथिक्स इज नॉट जस्ट अबाउट FBR एंड SRB, इट्स अबाउट माई डीलिंग्स एज वेल विद द कस्टमर्स एंड सप्लायर्स. वो भी हमारी सही नहीं है ना, उधर तो FBR आके कुछ नहीं कर रहा ना, हम खुद ही करते हैं. सही बात. तो व्हाट आई डिड वाज आई गेव देम दिस फ्रेमवर्क दैट यू हैव टू ऑपरेट विद इन दिस फ्रेमवर्क, राइट. एंड उससे क्या हुआ, स्ट्रीमलाइन हो गई चीज़ें, फोकस हो गया वो. सो मैं मकसद कहने का ये है कि इट्स नॉट नेसेसरी दैट यू आर अ टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट व्हेन यू हैव टू टेक बिजनेस डिसीजंस. आपके पास बिजनेस लॉजिक होनी चाहिए, आपके प्रिंसिपल्स बड़े क्लियर होने चाहिए. प्रिंसिपल्स अगर क्लियर है ना तो वो इतना आपको हेल्प करते हैं. सीरियसली ये कहने को बड़ी 3 चीज़ें आसान सी लगती हैं, लेकिन जब आप इसको हर अपने बिजनेस डिसीजन की बेसिस बनाएंगे ना, व्हेन यू विल स्टार्ट लिविंग विद दीज प्रिंसिपल्स, तो आपके आधे डिसीजन तो वहीं निकल आएंगे, वहीं फैसले हो जाएंगे. अब कस्टमर की किसी सिचुएशन में आप फंसे हुए हैं, ठीक है ना, आमतौर से होता है कि यार यूँ करके यूँ निकाल के ऐसे कस्टमर को चार्ज कर दो. मेरे लिए बड़ा सिंपल है, भाई आपने ये काम किया है, हाँ किया है, या नहीं किया, ठीक है एक्सेप्ट कर लो, नहीं किया भाई, कस्टमर से रिफंड मांग रहे हैं, कर दो रिफंड. वेरी सिंपल, 5 मिनट में डिसीजन हो गया. प्रिंसिपल डिफाइंड है, प्रिंसिपल डिफाइंड आसान है, बिल्कुल प्रिंसिपल डिफाइंड. अब मुझे याद है एट द बिगनिंग ऑफ माय आर्टिकल्स बड़ी इंटरेस्टिंग बात थी, जब मैं यानी CA में आया था, कुछ पेपर्स ही पढ़े थे, तो कुछ लोगों से मुलाकात होती थी, सीनियर से मिलते थे, बात करते थे. आर्टिकल्स मैंने नई शुरू की थी, तो वहाँ पे इंडस्ट्री लोगों में जाना होता था. तो मुझे एक बात ना हमेशा लोग बोलते थे कि चार्टर्ड अकाउंटेंट CEO नहीं बनते. बहुत दफ़ा लोगों ने ये बात मुझे बोली, और मैं सुनता था, एक्सेप्ट कर लेता था कि ठीक है चलो CFO तक की डेजिग्नेशन है, C-सूट के अंदर CEOs हो सकता है. नहीं मतलब उस वक्त किसी हमारे एक सीनियर ने मुझे याद है बताया था कि वो 2 ही लिस्टेड कंपनीज हैं, इसके चीफ एग्जीक्यूटिव चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, बाकी नहीं है उस वक्त. खैर होराइजन भी सोचने का छोटा था, माइंडसेट भी बस नया बस एक्सपोज हुए थे उस एनवायरनमेंट में, तो जो बताता था उसको मान लेते थे कि हाँ चलो ये बात सही है. करते करते विद माई एक्सपीरियंस आई रियलाइज्ड कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के 2 काम होते हैं. पुटिंग द राइट पीपल ऑन द राइट प्लेसेस, सही जगह सही लोग बैठ जाएं, और बिजनेस सही डायरेक्शन में जा रहे हैं नहीं जा रहे. एंड यू हैव जस्ट एक्सप्लेन्ड द एग्जैक्ट वे. आपने इन्हीं 2 चीज़ों को सबसे ज़्यादा एम्फसाइज करके बताया है कि सही लोग सही जगह पर हो, और आपके बिजनेस का डायरेक्शन, फाइनेंसेस किस तरीके से मूव कर रहे हैं, ओवरऑल डायरेक्शन क्या जा रही है. बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑडिट फर्म से स्टार्ट करते हैं, अकाउंटिंग फर्म से स्टार्ट करते हैं, और वो ऑपरेशंस का हिस्सा बन जाते हैं. दे आर रिव्यूइंग दोज अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स, वो फाइनेंशियल्स का रिव्यू कर रहे हैं. वो अब ठीक है, शुरुआत में समझ आता है, आपके पास टीम छोटी है, आपका सेटअप छोटा है,
सारी चीज़ें सही हैं, आप बेशक खुद रिव्यू करें, लेकिन अपने आप को ऑपरेशन से निकालें जी। और दूसरा डिलेमा एक बड़ा ये होता है कि अगर हमने बिजनेस शुरू किया और हम चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं तो हमें फैंसी सा ऑफिस चाहिए, हमें एक ज़बरदस्त जो है वो डेकोरम चाहिए ऑफिस के अंदर, सेक्रेटरी हो, ये अपॉइंटमेंट बुक करने का। दीज आर नॉट जस्ट जस्टिफाइड एक्सपेंसेस जो आपको शुरू में करने चाहिए। ट्रू। आप डे वन पे यही फोकस करें कि आप ऑपरेशन से कैसे बाहर निकलेंगे और बेयर मिनिमम रिसोर्सेज के साथ आप अपना सेटअप किस तरह चलाएंगे। यू फोकस ऑन द बिजनेस डायरेक्शन, गेटिंग द राइट कस्टमर्स ऑन बोर्डेड। उसके बाद जब आपका वो इंजन, वो मशीन वो रिटर्न जनरेट करके दे रही है, उसके बाद आप एक्सपैंड करें, आप अच्छी चीज़ें लेकर आएँ उसको। तो आपने बिल्कुल सही इस सवाल का मुझे जो जवाब समझ में आया वो ये है कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर शुड टेक आफ्टर लुक आफ्टर कि कौन से लोग कहाँ बैठने चाहिए, सही बंदा सही काम कर रहा है, ऑपरेशंस में उनका पार्ट ना हो, और उन वैल्यूज, प्रिंसिपल्स और एथिक्स की लाइन में बिजनेस का डायरेक्शन जो है वो सही चल रहा है। ट्रू। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो ये बहरहाल जो है वो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात। अच्छा, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस इन गेटिंग कस्टमर्स फ्रॉम आउटसाइड पाकिस्तान? आपने एक्सपोर्ट्स पे फोकस किया डे वन से, तो वो जर्नी आपकी कैसी रही? क्योंकि नॉर्मली मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को ये बोलते हुए सुनता हूँ कि यार ये अपवर्क और फाइवर की मार्केट जो है वो इंडियंस ने कैप्चर की हुई है, यहाँ पे फलाना लोग $5 में काम कर देते हैं, हम तो $25-50 से नीचे, $100 से नीचे इधर चार्ज नहीं करेंगे, हमें प्रपोजल्स का जवाब नहीं मिलता। आपकी जर्नी कस्टमर्स एक्वायर करने के बारे में कैसी रही? देखिए मिक्स है ये, इसमें कि यू नो रिलेशनशिप्स भी हैं जिसके थ्रू कस्टमर्स आए हैं, और यू नो और पहली वही वाली बात है जैसे आपने स्टार्ट में कहा था ना कि सीए की डिग्री आपको इंटरव्यू के टेबल तक पहुंचा देती है। सही बात है। तो उसके आगे फिर आपने कुछ करके दिखाना होता है। सही। तो सेम हैपन्स हियर, ऑल दीज आर चैनल्स, दे आर डिफरेंट चैनल्स। आपकी रिलेशनशिप्स हैं, आपके और डिफरेंट डिजिटल सेल्स चैनल्स हैं, बट देन सब्सिक्वेंटली यू हैव टू यू नो डिलीवर ऑन योर परफॉर्मेंस, ऑन योर प्रोमिसेस। तो ये जो बड़ी मशहूर, मैंने तो सीमेंस में सुनी थी ये बात कि प्रॉमिस लेस डिलीवर मोर, ठीक है ना। मैं अपनी टीम को यही कहता हूँ कि भाई ये लेके चलो इस बात को, सेल्स वाले से शुरू करके कि ऐसी चीज़ ना कमिट करके आ जाओ जो कि हो ना सके, in terms of you know the technology that you are committing, in terms of time that you are committing, so you have to be very careful with that. So बात ये है कि अब इसमें जो है ना वो यानी कि relationships important है, and then also utilizing these channels is also important. There are different, you know, Upwork, Fiverr are just, you know, one or two channels. There are many other channels available as well. और उसमें basically अगर आप यूँ देखें ना कि ये वाली जो बात आपने कही कि इंडियंस जो हैं वो इतने चीप काम कर रहे हैं, मेरा नहीं ख्याल है कि वही बात है कि इट्स जस्ट द फर्स्ट थिंग। आप पहली दफ़ा तो आपने $5 में अगर काम पकड़ लिया, लेकिन अगर आप नहीं करके दे सके तो फिर क्या होगा? सो अगर आपने अपना, यू हैव टू क्रिएट योर ओन स्पेस एंड यू हैव टू क्रिएट योर ओन मार्केट। तो आप पहली दफ़ा में आप भी चले जाएँ $5 पे, $2 में चले जाएँ आप, देन यू शो एंड डेमोन्स्ट्रेट योर स्किल्स, और वहाँ पे उनके ऐसे एल्गोरिथम्स हैं कि वो आपकी रेटिंग्स करेंगे, आपके यू नो वही आपके रिपीट कस्टमर्स बन जाएंगे, आपकी रैंकिंग्स आपको ऐसे कमेंट्स आपको मिलेंगे, फीडबैक ऐसे मिलेंगे, एंड देन यू विल, वही बात है। देखिए हर चीज़ में इट टेक्स टाइम। हमारे यहाँ ये है, हमारी थिंकिंग ये होती है कि आज मैंने शुरू किया और अगले महीने मैं जो ना वो बिल्कुल सुपर हिट हो जाऊँ, ऐसे नहीं होगा। इट विल टेक टाइम, 2 से 3 साल लगेंगे, आपको प्लान करना पड़ेगा उसके हिसाब से, और प्लानिंग करके ही आप आए बिज़नेस के अंदर। अगर आप जॉब से स्विच कर रहे हैं, डू योर, मैं देखिए हमेशा हर चीज़ पे प्लानिंग पे मैं आपको फोकस करता रहूँगा। पढ़ाई से लेके, जॉब से लेके, बिज़नेस में आ रहे हैं, एवरीथिंग रिक्वायर्स प्लानिंग। आपकी प्लानिंग ज़रूरी नहीं कि 100% सही हो, सही साबित हो, बट आप अपना काम तो करें ना, प्लानिंग तो करें आप। तो आप प्लान करके बिज़नेस में आए, 2 से 3 साल का लेके चलें आप कि मुझे इतना टाइम लगेगा, उससे हो सकता है जल्दी आप उठ जाएँ तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना। तो आपने अपने आप को उस हिसाब से, देन यू हैव टू साइज योर एक्सपेंडिचर्स एंड एवरीथिंग अकॉर्डिंगली। सो जब आप इस तरह से आएंगे, ये माइंडसेट बनाकर आएंगे, उतनी एफर्ट डालेंगे, स्टार्ट आप $5 से कर लें, $2 से स्टार्ट करें, बट इवेंचुअली यू विल बी मच सक्सेसफुल देन द रेस्ट ऑफ द लॉट, क्योंकि वो इसी सोच में चल रहे होंगे कि मैं सस्ता बेच दूँ, आप इस सोच पे जा रहे होंगे कि मैं अच्छा काम करके दिखाऊँ। सो आप फिर इवेंचुअली यू विल आउट परफॉर्म, आउट शाइन अदर्स। एक्सीलेंट एक्सीलेंट। यानी यू हैव टू स्टार्ट, यू हैव टू गेट गोइंग। एक प्रोजेक्ट मिल जाता है और आप अगर एक दफ़ा एक अच्छा काम करके उनको दिखा देते हैं, डेमोन्स्ट्रेट कर देते हैं, तो टेक्निकली क्लाइंट आपको बहुत सारी चीज़ों में एंगेज करने लग जाता है। मैंने अपनी कंसल्टिंग एक्सपीरियंस में ये देखा है कि आपने अगर एक दफ़ा एक अच्छी चीज़ उनको डिलीवर कर दी तो फिर वो ये नहीं सोचते कि यार ये इसकी फील्ड का काम है या नहीं, दे एटलीस्ट कम टू यू टू गेट एन ओपिनियन आउट ऑफ इट।
वो ओपिनियन में डिस्कस आपसे ज़रूर करते हैं कि अगर हम इस मसले में फंस रहे हैं, आप हमें एडवाइस करें, ओपिनियन दें, और वहाँ से इट बिकम्स अ बिजनेस अपॉर्चुनिटी फॉर यू कि अगर कोई ऐसी चीज़ पर आप काम कर सकते हैं। सारे मैंने नोट किया कि आप एक अच्छा ओपिनियन, अगर एक कंसल्टेंट है, एक सर्विस प्रोवाइडर है, एक कंपनी का ओनर अगर एक अच्छी एडवाइस देता है सामने कस्टमर को, तो कस्टमर कहता है कैन यू हेल्प मी डू इट, आप कर सकते हैं मेरे लिए ये काम, और वहाँ आपके लिए बहुत बड़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटी जो है वो निकल के आती है, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी निकल के आती है। सो अब मिसाल के तौर पे ये पहले कस्टमर को एक्वायर करने वाली बात हो गई। उसके बाद इन टर्म्स ऑफ अ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, आप मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट्स कर रहे हैं, आपके पास रिपीट बिजनेस वहाँ से आ रहा है, आपने कौन से ऐसे प्रिंसिपल्स या चीज़ें इस तरह की देखी हैं कि क्लाइंट के साथ एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बन सकता है, आप उसे कंसिस्टेंट जो है वो एक रिलेशनशिप के साथ रह सकते हैं? कौन सी ऐसी प्रैक्टिसेस हैं विच यू फॉलो, जिस पर आप थोड़ा सा इनलाइटन करना चाहें? श्योर, देखिए बुनियादी बातें वही हैं जो मैंने आपको शुरू में बताई, जो हमने विजन और एथिक्स अपने डिफ़ाइन किए में बाकायदा, और हमारी जो एम्प्लॉय हैंडबुक है उसका भी वो पार्ट हैं। जब ऑन बोर्डिंग के बाद हम ओरिएंटेशन देते हैं टीम को तो वो भी बात करते हैं। मैं जब किसी टीम इवेंट में बात करता हूँ तो मेरी बातें ही सारी यही होती हैं एथिक्स के ऊपर, ठीक है ना। सो वही वाली सारी बात हम कस्टमर के ऊपर भी इम्प्लीमेंट करते हैं कि भाई यू हैव, आप स्टार्ट से आपने ये चीज़ें लेके चलनी है, ठीक है। 100% नहीं हो पाता, मुझसे भी नहीं हो पाता 100%, वाकई से भी नहीं हो पाता, लेकिन एटलीस्ट वी ट्राई एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड कि हम इस तरफ चलें, कोशिश करते हैं, वी स्ट्राइव फॉर दैट। तो उसमें स्टार्ट से ही सेल्स की टीम को भी ये उनके पास भी ये गाइडेंस होती है कि आपने कस्टमर से जब एक्सेप्ट कर रहे हैं प्रोजेक्ट, सो यू हैव टू बी ओपन एंड आपने वो कमिटमेंट करनी जो कि आप डिलीवर कर सकें। फिर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के पास जब प्रोजेक्ट आता है तो उनके पास भी ये कि भाई यू हैव टू बी वेरी ओपन एंड ट्रांसपेरेंट। अगर प्रोजेक्ट लेट हो रहा है तो ये नहीं कि आप उसको बताते रहें कि हाँ जो हो जाएगा, और आखिर में जब टाइम आया तो पता चला वो नहीं हुआ प्रोजेक्ट। सो यू हैव टू बी वेरी ट्रांसपेरेंट एंड ओपन। सो मेरे ख्याल से इसमें जो बात है वो, अगर आप कस्टमर के साथ रिलेशनशिप को रखना चाह रहे हैं, ठीक है ना, अच्छा और लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप, तो आपने ये इंश्योर करना है कि आप जो उससे कमिट कर रहे हैं वो आप डिलीवर करें, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, इन टर्म्स ऑफ टाइम लाइन्स, एंड यू हैव टू बी ऑनेस्ट एंड ट्रांसपेरेंट विद द कस्टमर एज वेल एट द सेम टाइम, ठीक है ना। और लॉन्ग टर्म सोच लेके चलें, ये नहीं कि ये कस्टमर आया है और अब मैं सारा प्रॉफिट इससे कमा लूँ इस एक दफ़ा में, ये सोच नहीं होनी चाहिए। आप कस्टमर को भी उसके भी शूज़ में जाके बैठ के सोचें कि हाउ कैन आई हेल्प माई कस्टमर। सो इस तरह से, और ये सिर्फ दिखाने के लिए नहीं होना चाहिए। अगर आप जेन्युइनली ये सोच जब तक आपके अंदर नहीं आएगी ना, तो आप उस तरह से उसको हेल्प नहीं करेंगे, और जब आप उसको इस तरह से सोच लेके चलेंगे, हेल्प करेंगे, तो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप फिर बनेंगे, एंड देन यू विल स्टार्ट गेटिंग बिजनेस। और ये देखें, मैं तो इसको फर्मली बिलीव करता हूँ कि अल्लाह ताला की तरफ से ये रिस्क आता है, और ये अल्लाह ताला की बताई हुई चीज़ें हैं जो आपने करनी है। आप इस पर फॉलो करेंगे तो आपको रिस्क मिलेगा इंशाअल्लाह ताला। सिंपल सी बात है। मुझे ये बताएं, अगर आपको मैं आज ये मौका दूं कि मिसाल के तौर पे आप लुक बैक कर सकते हैं और आप कोई चेंज कर सकते हैं अपनी ज़िंदगी में, तो क्या बिजनेस स्टार्ट करने के टाइम को आप पीछे ले जाएंगे? और आई मीन व्हाट्स द राइट टाइम ऑफ, आप देखें आपका सीमेंस का एक्सपीरियंस 12 साल का, एक ज़िंदगी में स्टेबिलिटी थी, सब कुछ सही चल रहा था, सारी चीज़ें, फिर भी आपने ये स्टेप लिया। अब मैं कंपैरिजन करूं तो यहाँ पे दो व्यूज़ निकलते हैं। एक बंदा है जो आर्टिकलशिप बिल्कुल ख़त्म करके बाहर निकला है, क्या उसे बिजनेस में फ़ौरन आना चाहिए? अगर आना चाहिए तो उसका क्या तरीक़ाकार हो सकता है? मिसाल के तौर पे, और अगर मिसाल ऐसा कोई ऑफिशियल है जिन्होंने 12-15 साल 16 साल इंडस्ट्री में लगा लिए हैं और उसके बाद वो बिज़नेस की तरफ आना चाह रहे हैं, आप प्रेफरेंस के पर्सपेक्टिव से क्या दोनों में से बेहतर समझते हैं? और अगर जो दोनों में से जो बेहतर है, फिर उसके लिए क्या पाथवे होना चाहिए? अच्छा, स्टार्ट में मैं एडमिट कर लूँ कि हो सकता है मेरा जवाब बड़ा कन्फ्यूजिंग हो जो कि आप चाहेंगे नहीं, लेकिन क्योंकि मैं एक चीज़ पे ये बिलीव करता हूँ कि हर किसी का अपना जर्नी होता है। सही बात है, ठीक है ना। तो मैंने बीच में भी कहा था कि किसी दूसरे को देख के फॉलो करना ना शुरू कर दें, बल्कि आप खुद अपने आप से बात करें कि आपके लिए क्या बेहतर है वो करें। तो एक तो, और अगर आप अपने आप से सही तरह से अपने आप से सच बोलेंगे ना, तो आपको जवाब ही मिल जाएगा उसका कि क्या करना है। तो अगर मैं लुक बैक करूं तो मुझे इसमें, मैं अपने हिसाब से समझता था कि मुझे आ जाना चाहिए, बिज़नेस में आ जाना चाहिए। मैं लेट आया, मैंने थोड़ा टाइम लगा दिया, लेकिन मेरे ख्याल से उसका मुझे एडवांटेज ये हुआ कि मैंने जो मुझे एक्सपीरियंस मिला फर्गसन में रहते हुए, फिर उसके बाद सीमेंस में रहते हुए जो एक्सपीरियंस मिला, जो इंटरेक्शन हुए, जो रिलेशनशिप्स बने सबसे बढ़ के,
और उसके बाद आई कुड एक्यूमुलेट सफिशेंट अमाउंट कि मैं फिर वो 2-3 साल तक वो इन्वेस्ट कर सका बिज़नेस के अंदर, ठीक है ना। तो वो एक अल्लाह ताला की तरफ से ऐसा बन गया कि मेरे ख्याल से वो मेरे लिए वही बेस्ट था जो हुआ। बाकी लोगों के लिए भी मैं ये कहूँगा कि आई थिंक ये हर किसी के अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आपका, और उसकी पर्सनैलिटी पे भी डिपेंड करता है। मेरी अगर पर्सनैलिटी जैसे मेरी ग्रूम में, आई वॉज नॉट अ वेरी हाई फ्लायर फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, मैं आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद दैट। सो मुझे बड़ा ये सारा जो जर्नी था ना, इसमें मेरी डेवलपमेंट हुई है फर्गसन के अंदर, सीमेंस के अंदर, जॉब स्टार्ट करने के अपना बिज़नेस स्टार्ट करने के बाद फिर मैं जो ICAP में जब मैं आया हूँ PIB कमेटी में, वहाँ जो एक्सपोजर मिला, सदर्न रीजनल कमेटी में जब मैं आया हूँ, तो ये सब जो है ना वो इन सारे स्टेप बाय स्टेप मेरी एक डेवलपमेंट हुई है। तो मुझे ऐसा लगता है कि येस आई हैव दैट वाज द राइट टाइम। मैं अगर पहले कर लेता तो शायद मैं इतना प्रिपेयर्ड ना होता, मैं इतना मेच्योरली ये ऑब्जेक्टिव्स ना सेट कर पाता, मैं डिसीजंस प्रॉपर नहीं ले पाता। तो मेरे ख्याल से तो वो सही हुआ। और आई थिंक आई वुड एडवाइज द सेम फॉर एवरीबडी कि आप अपने आप को देखें और अपने आप से बात करें, अपने आप अपनी खुद असेसमेंट करें। अच्छा, ये भी ज़रूरी नहीं है कि हर कोई बिज़नेस करने लगे, ठीक है ना। आप अगर समझते हैं कि आई एम ए गुड प्रोफेशनल एंड आई कैन कंटिन्यू लाइक दिस एंड दैट्स व्हाट आई वांट टू डू एंड दिस इज़ व्हाट आई डू गुड, आप उसी फील्ड में रहें यार। ज़रूरी थोड़ी कि आजकल है ना हर कोई स्टार्टअप, तो सारे स्टार्टअप में लग जाए। मकसद ही सवाल पूछने का ये था मेरा, बिल्कुल। ये कोई ज़रूरी थोड़ी है कोई। और या ये कि अगर बिजनेस सब जॉब बन के जी सारे जो है ना वो CEOs बन जाएं या बैंक्स के प्रेसिडेंट्स बन जाएं, ये भी कोई एक डायरेक्शन नहीं है। आपका अपना जर्नी होना चाहिए। आप अपने आप से पूछें, अपने आप से बात करें एंड देन परस्यू योर पैशन। आई वुड सिंपली से कि, और ये जैसे आपसे स्टार्ट में मैंने कहा था कि चूँकि हमारे घर के अंदर ही शुरू से ये माहौल था कि जिसको जो पढ़ना था उसने वो पढ़ा, तो शायद वो मैंने अपने बच्चों के साथ भी यही किया हुआ है, तो इसलिए शायद वो, और मेरे साथ वो जॉब के अंदर भी और हर जगह यही बात रही। अपनी टीम के अंदर भी मैं यही चीज़ लेके चलता हूँ कि अगर मेरे साथ जो HR है वो HR देखती हैं, तो मैं कहता हूँ इट्स योर एरिया, यू टेक डिसीजंस, आई विल नॉट कम इन आई विल टेक एडवाइस फ्रॉम यू। आप कहती हैं कि अगर ये काम ऐसे होना चाहिए तो विल डू इट दैट वे। सो बेसिकली बात यह है कि आई एम रिपीटिंग बट आई वुड स्टिल रिपीट के अपने आप से पूछें, अपना जर्नी खुद सेट करें। यानी मेरा मकसद जो सवाल पूछने का था ना वो ये था कि ये हर्ड मेंटालिटी चली हुई है। आर्टिकलशिप में एक स्टूडेंट है, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया से ये प्रेशर डेवलप होता है कि यार मुझे फ्रीलांसिंग करनी है, मैं फ़लाँ काम कर लूँ, मैं ये काम कर लूँ, मैं ये काम कर लूँ। अब वो इस तरह सोचते हैं कि यार मेरी स्टाइपेंड 20,000 है, अगर मैं ये वाला काम कर लेता हूँ तो मेरे 20-30 हज़ार और बन जाएंगे। अगर देखें, अगर घर में ज़रूरत है, हर शख्स को ये मेहनत करनी चाहिए, लेकिन ये सिर्फ इसलिए ना करें कि भाई फ्रीलांसिंग ही आर्टिकल्स के बाद रूट है, इसी से जो है वो बिज़नेस बनने वाला है। अगर वो इंडस्ट्री जाते हैं, वो फर्म्स में टाइम लगाते हैं, तो वहाँ से भी बिज़नेस करने का सेंस, वो शऊर वो पैदा हो सकता है अगर उनका माइंडसेट हो है। तो वो बिज़नेस में इंटरेस्ट लेंगे, जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं उसमें इंटरेस्ट लेंगे और आगे बढ़ेंगे। बहुत ज़्यादा मतलब फॉर दैट मैटर डिफेम कर दिया है इस कन्वेंशनल रूट को कि नहीं, आप जो है वो कंटिन्यू नहीं करें वरना आप बिज़नेस नहीं कर पाएंगे। तो मुझे सिर्फ ये पॉइंट यहाँ पे आर्टिकुलेट करना था कि ये कोई सेट रूल नहीं है सबके लिए। हर बंदे की अपनी कैपेबिलिटी है, अपनी कैपेसिटी है, वो उस हिसाब से उसको लेके जो है आगे बढ़ सकता है। अब फ्रॉम एन अपॉर्चुनिटी परस्पेक्टिव, जितने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हम पाकिस्तान में प्रोड्यूस करते हैं, कर सकते हैं, बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि हम बाहर की कंट्रीज़ को यहाँ पर अकाउंटिंग सर्विसेज दें। अब मैं बहुत स्पेसिफिक हो के ICAP ACCA इस तरह के प्रोफेशनल्स की बात कर रहा हूँ, बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ये बिजनेसेस अगर यहाँ पर आते हैं, जो बाहर की कंपनीज हैं, तो यहाँ पे बड़े डिपार्टमेंट्स बन सकते हैं। इंडिया ने बहुत अच्छा प्रोग्रेस किया इसी वजह से, जो BPOs का कल्चर वहाँ पर है कि बिजनेस प्रोसेसेस आउटसोर्स हो जाते हैं। आप इसमें ICAP का या फॉर दैट मैटर इंस्टीट्यूशंस लाइकवाइज ICAP, उनका रोल किस तरह देखते हैं, कौन सी इनिशिएटिव्स हैं और स्टूडेंट्स कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं उससे? जी देखें, आपने बात की जो अकाउंटिंग की जो फंक्शन की जो डिमांड है इस वक्त ग्लोबली, आपको भी पता होगा इस वक्त काफ़ी डिमांड है और बड़ी शॉर्टेज है अकाउंटेंट्स की। हमारे जो इस वक्त प्रेसिडेंट हैं, इन्होंने 2-3 साल पहले, हम 2 साल पहले आई थिंक एक सेरी पे बैठे हुए थे एक साथ, किसी साहब ने बुलाया था, तो उन्होंने कहा कि मेरे पास डिमांड आई है UK से कि चार्टर्ड अकाउंटेंट हो और सांस चल रही हो तो भेज दो। तो ये डिमांड का हाल है। और US के अंदर भी कहते ही हैं कि जो स्टडीज़ हैं कि कोई 0.3 मिलियन
अकाउंटेंट्स उनको चाहिए एंड यू नो दे डोंट हैव They दोस don't have it, अकाउंटेंट्स, yeah. ठीक है They ना. don't have it. सो देयर आर लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़. अच्छा, इसमें जो है ना वो दिस इज़ अ बिग अपॉर्चुनिटी फॉर अस एज अ नेशन, दिस इज़ अ बिग अपॉर्चुनिटी फॉर अस एज प्रोफेशनल्स एज वेल. और दोनों तरह से इसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं. जैसे अभी आपने खुद थोड़ी देर पहले कहा कि कुछ ऐसे होते हैं लोग घर में ज़रूरत होती है, आप बिल्कुल बाहर जाएं, ठीक है ना, और जाके आप वहाँ पे जॉब करें, पैसे कमाएं, लेकिन फिर आप वापस आएँ और यहाँ पे आके ये सेटअप करें काम, वो एक्सपोजर लेकर आएँ, यहाँ सेटअप करें काम और यहाँ से आप बैठ के एक्सपोर्ट करें अकाउंटिंग सर्विसेज. यू नो, अगर आप बाहर जाके काम करते हैं सो यू विल गेट $10,000 $20,000 पेड, राइट. उसमें से आप $2,500 $1,500 घर भेजेंगे पीछे ना. यहाँ से आप बैठ के जब बिजनेस करेंगे तो आप यू नो मल्टीपल्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स एंड हंड्रेड्स ऑफ $1,000 यहाँ से आप बैठ के सर्विसेज सेल कर रहे होंगे. सो लुक एट द कंट्रीब्यूशन दैट ये इस स्पेस को आप इस तरह से यहाँ पे आप अपनी स्पेस ग्रैब कर सकते हैं, इस अपॉर्चुनिटी को यूज़ कर सकते हैं जो कि इस वक्त मौजूद है. और हमारे यहाँ जो क्वालिटी ऑफ अकाउंटेंट्स है, दैट्स ओवरऑल क्वालिटी ऑफ रिसोर्स आई वुड से बहुत अच्छी है. चाहे वो अकाउंटेंट्स हों, इंजीनियर्स हों, डॉक्टर्स हों, हमारे यहाँ की समहाउ कैसे है लेकिन है अच्छी रिसोर्स. मतलब मैं वंस अगेन सीमेंस के एक्सपीरियंस बताऊंगा आपको कि जब हम सीमेंस से जो है वो सीमेंस पाकिस्तान यूज्ड टू बी लाइक अ ट्रेनी हब फॉर मिडल ईस्ट. यहाँ पे यंग इंजीनियर्स और फाइनेंस प्रोफेशनल्स आते थे और फिर यहाँ से बाहर प्लेस हो जाया करते थे. फिर जब हमने दुबई में जब बिज़नेस किया तो हमने दुबई में अपनी ब्रांच सेटअप की, तो वहाँ भी हमने लोग रखे और वहाँ से वो इंटरनेशनली गए, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, USA, कनाडा, मुख्तलिफ जगहों पे गए. तो जब मैं वर्ल्ड कॉन्फ्रेंसेस में जाता था, हम एक टेबल पे बैठे हैं, कोई 10 कंट्रीज़ के लोग, इंडिया वाला भी बैठा हुआ है, ठीक है ना, लेकिन वो ऑस्ट्रेलिया वाला और कनाडा वाला उसकी पाकिस्तान में उनकी पाकिस्तानियों की तारीफ़ या ना उससे ख़त्म ही नहीं हो रही है. इतनी तारीफ़ करें क्या रिसोर्सेज होती है और उसका मुझसे कोई मतलब थोड़ी है. सिर्फ मैंने बताया जी मैं सीमेंस पाकिस्तान से हूँ, वो शुरू हो गया तारीफ़ ही करना. तो हमारी रिसोर्सेज की क्वालिटी अच्छी है. हमें जहाँ पे काम करने की ज़रूरत है ना वो एथिक्स है. एथिक्स की साइड पे अगर हम ठीक हो जाएं, थोड़ा अपना ज़रा फोकस ठीक कर लें, ठीक है ना, ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड हो जाएं, पर्पस ओरिएंटेड हो जाएं, मुल्क के लिए सिर्फ बातें ना करें, करने कुछ की भी सोचें. सिर्फ बातें करना अच्छा होता है बहुत कि जी बड़ी महंगाई हो गई है और बड़े हालात ख़राब हैं, इससे बातें करने से कुछ नहीं होगा. आप खुद भी कुछ कंट्रीब्यूट करने की कोशिश करें. तो ये वंस अगेन बातें लगती हैं, लेकिन ये अगर आप अपने यू नो इफ़ यू कन्वर्ट देम इनटू एक्शंस इनटू योर पर्सनल लाइफ तो इनके रिजल्ट्स निकल कर आते हैं. तो यू नो कमिंग बैक टू योर थिंग कि ये हमारे यहाँ यंग अकाउंटेंट्स के लिए, सीनियर अकाउंटेंट्स के लिए, सब के लिए ये एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि वो इसको ग्रैब करें. हमने SRC के प्लेटफॉर्म से ये किया है कि वैसे तो काउंसिल में एक टास्क फोर्स बनी हुई है जो कि स्पेशली इस पे काम कर रही है और गवर्नमेंट के साथ बड़े क्लोज कोऑर्डिनेशन में मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के साथ इस पे काम कर रहे हैं वो लोग. अच्छा. जी हाँ. अभी आपने देखा होगा कि वो अरेबिक लैंग्वेज का भी एक कोर्स लॉन्च किया गया था जी. उसके पीछे भी ऑब्जेक्टिव ये है कि जो मिडल ईस्ट में इतनी बड़ी मार्केट है उसको टैप करने के लिए उनको अरेबिक लैंग्वेज सिखाई जाए. तो हमने SRC के प्लेटफॉर्म से व्हाट वी डिड वाज टू वी हैव स्टार्टेड अ सीरीज़ जिसका भी पहले एक प्रोग्राम हो चुका है कुछ महीने पहले कि हमने ये अवेयरनेस क्रिएट करना शुरू की कि कितनी बड़ी ये मार्केट है अकाउंटेंसी सर्विसेज की. सो वी स्टार्टेड दिस फॉर हमने पहली सीरीज़ में नॉर्थ अमेरिका के लिए प्रोग्राम किया था जिसमें हमने ये बताया कि नॉर्थ अमेरिकन मार्केट, US, कनाडा कितनी बड़ी अकाउंटेंसी सर्विसेज की मार्केट है और कैसे ये काम हो सकता है, कौन से सेल्स चैनल्स हैं जिनके थ्रू आप यहाँ पे बिज़नेस ले सकते हैं, कैसे आप अपने बिजनेस सेटअप करें, फिर उनको ग्रो कैसे करें. सो या दिस इज़ व्हाट वी हैव डन फ्रॉम द ICAP यू नो SRC प्लेटफॉर्म. और यू नो काउंसिल के लेवल से थोड़ा ज़्यादा स्ट्रेटेजिक लेवल का काम हो रहा है ताकि उसको प्रॉपर तरह से यू नो एक फ्रेमवर्क में लाके प्रमोट कर सकें. क्योंकि ज़ाहिर है ICAP फिर अगर ऐसे ही लोगों को कहना शुरू कर देगा तो व्हाट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट इज़ कि जब हमारे यहाँ से लोग सर्व करें तो आगे कस्टमर्स को भी सर्विस मिल सके ना उस तरह की जो कि हम एज एन इंस्टीट्यूशन जब आप जाएंगे तो आपको ये ख्याल करना पड़ेगा, तो उसमें थोड़ा टाइम भी लगेगा. लेकिन एज फार एज अवेयरनेस इज़ कंसर्न तो वो अवेयरनेस हमने ज़रूर क्रिएट की लोगों की कि ये जो है ना ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, अगर किसी ने करना है तो इस तरफ आ सकता है. इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल बताऊं. हमारे एक बड़े सीनियर चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, कनाडा में होते हैं. तो वो कह रहे थे कि यार एक कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मैंने देखे, वहाँ की एक लोकल फर्म ने ऑडिट किए थे और उसमें आ रहा था शेयर होल्डर्स ड्राइंग्स. इसी तरह मैं हंसाता हूँ उनके सामने कि
ये क्या चीज़ है, कहने मैंने भी उनसे यही पूछा कि ये क्या है, ये डिविडेंड होना चाहिए या ये अगर वो सीईओ है तो सैलरी होनी चाहिए, शेयर होल्डर्स ड्राइंग्स क्या चीज़ है। तो कहा उनसे जी इक्विटी बैलेंस नहीं हो रही थी, सस्पेंस अकाउंट है उसमें, और उन्होंने उसको ड्राइंग डाल दिया कि शायद ये पैसे शेयर होल्डर्स ने लिए होंगे, वो बैलेंस नहीं कर पा रहे थे उसको। मुझे बड़ी हंसी आई, तो मुझे यही कह रहे थे कि मुजम्मिल बहुत अपॉर्चुनिटी है, तुम सोच भी नहीं सकते। वहाँ पर तकरीबन $2,500 लोग पे करते हैं सिर्फ एक सेल्स टैक्स रिटर्न फाइल करने के, जिसमें आपको इनवॉइसेस की लिस्टिंग भी अपलोड नहीं करनी, अब सब नंबर्स डालने हैं। बड़ी फर्म्स की मैं बात कर रहा हूँ, छोटे कंसल्टेंट्स हैं, एसएमईज हैं, वो $500-700 ईजिली चार्ज कर दें। यहाँ से अगर आप 300 USD में उनका एक सही तरीके का रिटर्न फाइल कर दें, वो इतने स्टिकी कस्टमर्स होते हैं, वो सालों तक कहीं नहीं जाएंगे। यार हमारा काम चल रहा है, वो चीज़ें चल रही हैं, बस आपको थोड़ा लिंक्डइन पे एक्टिव होना है, मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स को चेक करना है, थोड़ा वक्त इसके ऊपर लगाना है अपनी ज़ात को समझने के बाद। अगर आप किसी MNC में तो भी आप बहुत अच्छा कर सकते हैं, किसी फर्म में तो भी आप बहुत अच्छा कर सकते हैं, आप कोई स्टार्ट लेना चाहते हैं एज ए फ्रीलांसर या सर्विस प्रोवाइडर तो भी आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। इट ऑल डिपेंड्स कि आप क्या माइंडसेट है। अपॉर्चुनिटी सब जगह पर मौजूद है, दैट आई कैन कंक्लूड। फुली एग्री विद यू। अब एक छोटा सा एक डिफरेंट डिमेंशन जो है वो कवर करते हैं। आप टेक्नोलॉजी बिजनेसेस को देखते हैं, आपका क्या मानना है इस बारे में कि हाउ जेनरेटिव AI और द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली चीज़ इज कमिंग इन अकाउंटिंग के अंदर, टेक्नोलॉजी को कैसे और बेहतर किया जा सकता है। प्लस एक जो लोगों के जहन में एक कॉन्सेप्ट बसा हुआ है कि भाई टेक्नोलॉजी हमें रिप्लेस ना कर दे, ऑडिट में लोग कम ना पड़ जाएं, 10 बंदों का ऑडिट कर जो काम है वो 3 बंदे ना कर दें। इस पूरी डोमेन के बारे में आपका क्या व्यू है? हाँ, मेरे अपने बड़े स्ट्रॉन्ग व्यूज़ हैं इस बारे में, और बड़े शायद अनऑर्थोडॉक्स किस्म के व्यूज़ हों, आपको शायद अजीब से भी लगे। मैं स्टार्ट हमेशा पीछे से ही करता हूँ, कनेक्ट करूँगा आपको। व्हेन आई क्वालिफाइड इन फैक्ट पास माई एग्जाम्स इन 99, 1 जनवरी 99 को मेरा रिजल्ट आया। अब मैं पास कर चुका था और कंप्यूटर वगैरह कुछ नहीं आता था। हालांकि मेरे बड़े भाई वॉज अ कंप्यूटर इंजीनियर और वो मास्टर्स भी कर चुके थे इस पर एक्चुअली US से, लेकिन मुझे कुछ नहीं आता था क्योंकि हमने सारा उससे काम किया था। मैंने किया कि आपको याद, अगर अब उस ज़माने का पता नहीं आपको, आपके ज़माने में ऐसा था नहीं था, लेकिन हमारे ज़माने में ये था कि हर सेक्शन का एक कंप्यूटर सेक्शन होता था, ठीक है ना, और उसमें टाइपिस्ट बैठे होते थे, अकाउंट्स वो टाइप कर रहे होते थे, टाइपिंग रूम, ठीक है ना, टाइपिंग रूम, ठीक है ना। मैंने एग्जाम जब पास के लिए मैंने कहा टाइपिस्ट को उठाया, मैंने कहा तुम हटो मैं करूँगा ठीक है ना। एंड यू वुड नॉट इमेजिन, मैं खुद अपना मजाक उड़वाऊँगा अभी ये कह के, लेकिन बहरहाल मैं शेयर करने जाऊँ, आज हम एक्सेल में फॉर्मूला लगाते हैं ना, इज इक्वल टू, या जाके वहाँ से कनेक्ट कर दिया, मैंने वो टाइप किया बैठ के ना लिंक। दिस इज द लेवल ऑफ माई नॉलेज, दिस वॉज द लेवल ऑफ माई नॉलेज। और बाद में मुझे रियलाइज हो कि ये तो इतना आसान होता है लिंक करना। मैंने वो कितना टाइम लगा दिया वो फाइल बनाने में, क्योंकि वो लिंक मैं टाइप कर रहा था तो अच्छा बात यह है कि वो उस वक्त सिचुएशन ये थी कि 4 कंप्यूटर शायद थे या 6 कंप्यूटर थे टोटल, सब लोग शेयर करने होते थे। और हमारी स्ट्रेंथ कितनी थी, हम शायद मेरे ख्याल से पूरी फर्गसन में 500 लोग होंगे, ठीक है ना, 400-500 लोग होंगे। आज हर किसी के पास लैपटॉप है, ट्रेनिंग भी आता है नया बच्चा, उसके पास लैपटॉप होता है, लेकिन स्ट्रेंथ शायद फर्म की 2-3 हज़ार होगी मेरे ख्याल से, ठीक है ना। बिलिंग भी मल्टीपल टाइम्स माशाल्लाह से बढ़ चुकी है। अच्छा, यही हम जब ऑडिट करने जाते थे ना, तो लोग ये कहते थे यार ये कंप्यूटर आ जाएगा, हम ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन क्या हुआ एक्चुअली है ये कि, और ये जो है ना, मैं ये कोई बात करके कोई अपनी कोई बहुत तुर्रम खाने नहीं बता रहा भाई। इंसान जो है अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूक़ात बनाया है ना, इंसान तो कहीं नहीं जा रहा जब तक क़यामत नहीं आ जाती, ठीक है ना, सही बात ठीक है। ये सारी चीज़ें आपके रूटीन कामों को वो फास्ट ट्रैक कर देती है और आसान बना देती है, ठीक है ना। दैट्स व्हाट इट इज़। AI के ऊपर भी आ जाएं, अगर AI का बहुत शोर है, सब कुछ है, बड़ी बातें हैं, सब कुछ है, मैं खुद भी टेक्नोलॉजी के बिजनेस में हूँ, लेकिन अगर मैं आपको एक ग्राउंड रियलिटी बताऊँ कि AI जो है वो क्या है, AI की बेस क्या है, डेटा, ठीक है ना। डेटा कोई प्रोजेक्ट आगे प्रोजेक्ट कर रहा है ना, वो डेटा की बेसिस पे, और डेटा क्या है, डेटा है पास्ट, राइट, सही बात है। सो इट्स बेस्ड ऑन पास्ट, सो हाउ कैन इट be 100% accurate in future? It cannot be. हाँ, कहाँ वो हो सकता है accurate, जहाँ आपका बिल्कुल एक जो है ना वो सेट पैटर्न हो कि जी ये डेप्रिसिएशन की एंट्री है तो ये एंट्री ये होनी है, तो वो आपने ऑटोमेट कर दी, यानी बहुत प्रोसीजरल है, बहुत प्रोसीजरल। हाँ, वो थोड़ा सा आप इसको और आगे ले जाएं लेकिन जहाँ पे ह्यूमन एलिमेंट है, यानी कि बात क्या है कि हम पहले इन कामों में लगे हुए थे,
अब हमने वो काम छोड़े तो हम एनालिटिक्स की तरफ आ गए। फिर डेटा एनालिटिक्स में भी जो काम बहुत ही, यानी कि जो डेटा आपको करके, जो एआई और डेटा एनालिटिक्स सॉल्यूशंस करके दे सकते हैं, वो आपने वहाँ से करा लिया और उससे आगे आप सोचना शुरू हो गए। सो दिस इज़ लाइक बिल्डिंग सॉलिड फाउंडेशंस फॉर यू टू डू इवन बेटर, टू ग्रो इवन फास्टर। ये है इसकी, मैं समझता हूँ ये थ्रेड कहीं से नहीं है ये, ठीक है। हाँ, अलबत्ता इनका रिस्पॉन्सिबल इस्तेमाल हमारे ऊपर है। हाउ रिस्पॉन्सिबली वी यूज़ दीज टेक्नोलॉजीज, दैट इज़ अप टू अस। अग्रीड। यानी उसी काम को, जैसे पहले पेपर पे ऑडिट होता था, जब वो एक्सेल पे आया तो वर्किंग मेरी और आसान हो गई। अब मैं उसी, यानी मिसाल के तौर पे इफ़ आई एम डूइंग FP&A, मैं FP&A डिपार्टमेंट में हूँ, पार्टनरिंग कर रहा हूँ, वही डैशबोर्ड जो मैं पावर पॉइंट पे बना रहा था, अब मैं उसको पावर BI पे बना सकता हूँ, वो और खूबसूरत नज़र आएगा। और आगे जाके जब एक टाइम आता है कि चीज़ बहुत ज़्यादा मशहूर हो जाती है, तो आप इसे पाइथन से कनेक्ट कर सकते हैं और एक खूबसूरत डैशबोर्ड प्रेजेंट कर सकते हैं। इवेंचुअली डिसीजन मेकिंग ही करनी है उस डैशबोर्ड के बाद। वो डैशबोर्ड एंड गोल नहीं है, इट्स द मीन्स टू द एंड। एब्सोल्युटली, आखिर में वो डिसीजन मेकिंग करनी है आपने, जिसके लिए वो एक्यूमेन, वो थॉट प्रोसेस, डिसीजन मेकिंग की पावर सेंस। उल्टा ये काम, जिन कामों में हमारा पहले बहुत ज़्यादा वक्त लगता था ऑपरेशनल टास्क में, ये आसान होते चले जा रहे हैं, सो दैट वी कुड फोकस क्रिएटिवली ऑन द मैटर्स जो हमारी अटेंशन रिक्वायर करते हैं। वी कैन गेट इनटू एनालिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग। हम नए प्रोजेक्ट्स के बारे में सोच सकते हैं। वी डोंट हैव टू वरी अबाउट कि टाइप कैसे होगा, ये ईमेल कैसे लिखी जाएगी, ये डॉक्यूमेंट कैसे प्रिपेयर होगा, वो सब में असिस्ट कर रहा है वो एआई जी। में। और जी, एक चीज़ मैं आपकी, सॉरी मैं बात करता हूँ, ऐड कर दूँ, मेरे जहन में आ गई। आज ही सुबह आई वाज गोइंग थ्रू एन आर्टिकल कि एक टेक्नोलॉजी कंपनी के CEO ने ये कहा है कि हमें अपने एआई रिलेटेड लाइबिलिटीज़ का, जेनरेटिव एआई रिलेटेड लाइबिलिटीज़ को रिंग फेंस करके रखना होगा। यानी कि अगर हमारे एल्गोरिथम्स रॉन्ग फंक्शन कर गए, उसकी वजह से कोई गलत डिसीजंस हो गए, तो जो उसके रिपरकशंस आएंगे। सो मकसद बताने का वही है कि आप वाली बात के इट कैन नॉट रिप्लेस एवरीथिंग। ह्यूमन एलिमेंट है, ह्यूमन एलिमेंट ऊपर जाता जा रहा है। यानी कि जो जितना आपका जो मंडेन काम था, जो प्रोसीजरल काम था, वो सारा ऑटोमेट होता जा रहा है। आप अपना लेवल रेस करते चले जा रहे हैं। जी, जैसे पहले हमने पेपर पे ऑडिट किया तो शायद एक वक्त में हम 2 क्लाइंट कर सकते थे, एक्सेल आने के बाद हम शायद 2 से 4 पर चले गए। अब अगर इस पर हम जनरेटिव एआई लिया तो उसी वक्त हम 8 से 16 पर जा सकते हैं। सो वी कैन बी एज प्रोडक्टिव एज पॉसिबल। हम अपने होराइजन को एक्सपेंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ तो ज़रूरी है फिर कि एक चीज़ को एक्सेप्ट करना होगा कि इस तरह की जो टूल्स और टेक्नोलॉजीज़ हैं, इनको सीखने के लिए हमें वक्त देना चाहिए। जी। और इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो ऑन जॉब समझ में आ जाती हैं। कुछ के लिए बंदा अपना वक्त निकाल ले, तो फिर वही लोग आउटस्टैंड कर जाते हैं जिनकी एक प्लानिंग, प्रोसीजर, शेड्यूल ज़िंदगी का होता है, और वो 1-8 घंटा इस तरह की डेवलपमेंट के ऊपर लगाते हैं। अब बीइंग अ CPD कन्वेयर, आप ICAP के अंदर ही CPD इंडस्ट्री, ऑटोमेशन, इस तरह के मामला भी देखते हैं। वहाँ पर कौन सी ऐसी चीज़ें इंटीग्रेट हो रही हैं, हमारे जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं वो उससे कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं? अच्छा, इसमें हमारा जो है वो अप्रोच 2 तरह की हम चीज़ें लेके चल रहे हैं। एक तो ये है कि हम वो काम करना चाह रहे हैं जिससे अवेयरनेस क्रिएट हो। दूसरा वो हम करना चाह रहे हैं काम जिससे कि स्किल में आपके स्किल ऐड एनहांसमेंट हो, स्किल एनहांसमेंट हो। सो अवेयरनेस के लिए वी आर डूइंग सेमिनार्स, लाइक सेमिनार्स ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स एंड ब्लॉकचेन, इस तरह के सेमिनार्स हम कर रहे होते हैं। ऑफ कोर्स वी कैन नॉट फ्लड दीज सेमिनार्स, क्योंकि जो मेंबर्स हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट करना, उनके भी हम देखते हैं, ख्याल करते हैं कि भाई महीने में 1 या 2 ही सेमिनार करेंगे, बिकॉज दे आर अदर डोमेन्स, AML पे भी प्रोग्राम्स होने हैं, ASG पे भी होने हैं, आपके प्रोफेशनल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स पे भी प्रोग्राम्स होने हैं। सो अकॉर्डिंगली वी प्लान प्रोग्राम्स कि हम जो है वो अवेयरनेस क्रिएट कर सकें। एंड एट द सेम टाइम देर आर लाइक, आपको पता है हमारा जो डिजिटल अकाउंटिंग बोर्ड है, वो ये डेटा एनालिटिक्स का प्रोग्राम करा रहा है, फिर ये एश्योरेंस सर्टिफिकेट का प्रोग्राम करा रहा है। इस तरह से हम एक आध और, हम SRC के प्लेटफॉर्म से भी कुछ वर्कशॉप्स एंड मास्टर क्लासेस वी आर प्लानिंग स्टेज, कि जिससे कि स्किल एनहांसमेंट हो सके। सो यानी कि एक तो अवेयरनेस आपकी क्रिएट हो रही है एंड देन स्किल एनहांसमेंट हो रही है। बट बात मैं ये कहूँगा कि आप जो है, जो मेंबर्स के लिए ये कहूँगा, या फाइनेंस प्रोफेशनल्स के लिए कहूँगा कि दे शुड कीप देयर आइज़ ओपन ऑन फ्रॉम वेयर एवर दे कैन गेट द नॉलेज एंड द स्किल दैट दे आर लुकिंग फॉर। सो अभी जैसे पिछले दिनों ICAP ने एक अच्छी डील साइन की थी कोर्सेरा के साथ। So there are a lot of courses which are available digitally as well.
सो आप वहाँ जाएं, जाके कोर्स करें, लेकिन मकसद सर्टिफिकेट लेना ना हो कि आप सर्टिफिकेट सीखना लेके सीखना मकसद हो, असल बात इंपॉर्टेंट ये है। सीखना मकसद हो, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। वो सर्टिफिकेशन वाला एंगल अगर लोगों का होता है, वो लिंक्डइन के ऊपर मार्क जी, लग जी। गया और वो बस वहाँ पे ख़त्म हो गया। जी। लेकिन सीखने के एतबार से बहरहाल बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। थैंक यू सो मच उसामा, बड़ा मज़ा आया आपके साथ बात करके। ये सारी इंसाइट्स हमारे प्रोफेशनल्स के लिए जो है वो बड़ी फ़ायदेमंद होनी चाहिए। और जो आपके बात करते करते जो आपने जिक्र किया कि आप पॉलिटिक्स को, इकोनॉमिक्स को बड़ा अच्छे तरीके से फॉलो करते हैं, तो मेरा ख्याल है एक और सेशन हमें आपके साथ रखना चाहिए इस सारी गुफ्तगू के ऊपर, ताकि वो वाला एंगल भी थोड़ा सा हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को जो है वो कर सके। आखिर में बस एक सवाल आपसे करूँगा, हाउ डू यू मैनेज रूटीन फॉर योर नेटवर्किंग इवेंट्स? ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर ऑल द प्रोफेशनल्स जो वक्त नहीं निकालते इन सारी चीज़ों के लिए। तो इस पर क्या इसकी इम्पोर्टेंस है, आपको कितना इससे फ़ायदा होता है? अगर आप थोड़ा एम्फेसाइज करेंगे तो ये लोगों को बड़ा फ़ायदा देगा। और फिर हम अपनी कॉन्वर्सेशन को कंक्लूड करते हैं। देखिए, पर्सनल अपनी मैनेजमेंट, अपने आप को ऑर्गेनाइज करना ये बहुत ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट है। कुछ मैं ऐसे भी यहाँ भी बातें रिवील करूँगा जो कि फिर लोगों के लिए थोड़ा सा वो शायद वो मेरे नुकसान में चली जाए। मतलब मैं एक स्टार्ट में कहूँ कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह आई एम एबल टू मैनेज माई टाइम। तो इस तरह से कभी ऐसा भी होता है कि मेरे पास बिल्कुल फारिग टाइम होता है। अब जो सुन रहे होगे ना, वो कहेंगे यार तुम हमारी मीटिंग को आए नहीं। ये बहुत ज़बरदस्त तो नहीं, सीरियसली कभी कभार मेरे पास बिल्कुल फारिग टाइम होता है और मैं सोचता हूँ कि यार ये इसमें फारिग क्यों है इस वक्त में। तो देखिए, उसकी वजह ये है कि एक तो मैं अपना कैलेंडर को बहुत अपडेटेड रखता हूँ। बिल्कुल जहाँ मैंने किसी से कोई आपसे मैंने बात की कि भाई हम इस वक्त मिलेंगे, तो मैंने कैलेंडर में जाके अपना टाइम लॉक कर लिया, ठीक है ना। सो मैं ये समझता हूँ कि आपकी जो टाइम मैनेजमेंट है वो आपकी अपनी पर्सनल प्लानिंग, आपकी प्रायोरिटीज़, उसके हिसाब से बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। और अगर आप ये कर लें तो टाइम बहुत है, बहुत टाइम है। मैं आपको देखिए, लगता है ऐसा है कि शायद मैं बहुत सारा काम कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरे साथ अक्सर ऐसा होता है कि बिल्कुल फारिग बैठा होता हूँ मैं। इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। तो सो इन समरी यू हैव टू प्लान। वंस अगेन सेम थिंग जो मैंने आपको स्टार्ट में भी कही थी, बीच में भी कही थी, कि प्लानिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। और जो काम आपने कोई कमिट किया तो आप उसकी तैयारी भी प्लान करें कि अच्छा मैंने फ़लाना इवेंट अटेंड करना है, तो उसके लिए पहले से आप प्लान कर रहे हो, सोच रहे हो, ताकि आखिरी मौके पे रश ना हो, ठीक है ना। सो कभी कभार इमरजेंसीज भी आ जाती हैं, डजंट मैटर, बट हर प्रोग्राम इमरजेंसी नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। अगर आप इफ़ यू आर एबल टू प्लान मोस्ट ऑफ योर टाइम, फिर आपका अच्छा टाइम गुजरेगा। देन यू विल बी एबल टू socialize well, you will be able to spend your time professionally for your development, in your family as well। आप अपनी फैमिली के साथ भी अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड कर पाएंगे। सो ये सब चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। और इसमें एक चीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये कि सिंस माई चाइल्डहुड आई वॉज अ अर्ली राइज़र। बहुत जब मैं स्कूल गोइंग भी था ना, तो मैं 5 बजे सुबह उठ जाता था। और हाँ, तो और ये आज तक मेरी आदत है कि जब मैं सुबह नहीं उठ पाता हूँ ना जल्दी, और एक्सरसाइज भी मैं करता हूँ, वॉक शॉक कर लेता हूँ, तो मुझे बड़ी अजीब सी फीलिंग रहती है कि मैं 3-4 दिन गुजर जाए, मैं सुबह ना उठ पा रहा हूँ, तो मेरा वो सारा दिन बड़ा अजीब सा गुजरता है। सो आई डू माई बेस्ट, आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं जितना सुबह जल्दी उठ सकूँ। और सुबह उठ के सबसे पहला काम मैं करता हूँ, अपने दिन को प्लान करता हूँ कि आज मुझे करना क्या है, ठीक है ना। जो पहले से चीज़ें प्लान हुई भी होती हैं वो मेरे पास कैलेंडर में आ रही होती हैं, या मैं बाकी जो चीज़ें वो सिस्टम में आ रही होती हैं, खोल के देखा अच्छा आज ये करना है, ये मीटिंग करनी है। तो राइज अर्ली, डू एक्सरसाइज, नेचर के साथ इंटरेक्ट करें, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है मेरे ख्याल से। जिमिंग की अपनी एक इम्पॉर्टेंस है, लेकिन मुझे हमेशा बाहर पार्क्स में जाके और ग्रीनरी के साथ इंटरेक्ट करके वो जो फ्रेशनेस मिलती है ना, वो जिम में नहीं मुझे आती। मैं अब जिम में शायद ज़िंदगी में 2 महीने ही गया हूँ टोटल, तो उसकी मैंने कहा नहीं भाई मैं पार्क्स में ठीक हूँ, ठीक है ना। ओल्ड स्कूल थॉट है मेरा इस बारे में। तो ये कुछ चीज़ें हैं, ये आपको हेल्प करती हैं आपकी ज़िंदगी को प्लान करने में। वंडरफुल, वंडरफुल। सबसे अच्छी बात ये दैट यू आर क्लियर अबाउट योरसेल्फ। आपको अपनी ज़ात के बारे में काफ़ी कुछ पता है, मे बी बिकॉज यू हैव स्पेंड टाइम विद योरसेल्फ। हम फेसबुक वगैरह के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं तो हमें उसका पता होता है, अपने साथ भी करें तो हमें अपने आप को पता होगा। थैंक यू सो मच उसामा, रियली इंसाइटफुल, रियली हेल्पफुल। और मैं उम्मीद करता हूँ देखने वालों के लिए बहुत ज़्यादा इससे जो है वो हेल्प होगी। आई होप आप सबको इस कॉन्वर्सेशन से जो है वो बहुत ज़्यादा फ़ायदा
जो है वो मिला होगा। हमने बहुत सारे डिमेंशंस को कवर किया, जिसके अंदर टेक्नोलॉजी, बिजनेसेस हैं, एक्सपोर्ट्स हैं, इंडस्ट्री में काम करने का तरीका, एक एक रोलिंग स्टोन्स गैदर नो मॉस वाली बात को हमने टच बेस किया कि किस तरह से एक एक्सपीरियंस आदमी हासिल करता है, डेप्थ में जाता है चीज़ों की, और फिर लेडर बाय लेडर अपनी डेवलपमेंट को कंटिन्यू करता है। नॉट टू फॉलो द हर्ड मेंटालिटी, बट ओवरऑल लेवल पे अपने आप को पहचानने के बाद अपनी प्लानिंग, अपनी वैल्यूएशन की बेस पे आगे बढ़ता है। अब हमें बताएं इस कॉन्वर्सेशन के बारे में आपका कोई कमेंट हो, कोई ऐसा टॉपिक हो जो हमें अगली कॉन्वर्सेशंस में कवर करना चाहिए, और ओवरऑल लेवल पे कोई आपके क्वेश्चंस हो तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। नेक्स्ट कॉन्वर्सेशन तब तक के लिए हमें जो है वो इजाज़त दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक हम एक अगली कॉन्वर्सेशन के साथ, अगले गेस्ट के साथ और इसी तरह के एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। अल्लाह हाफ़िज़।